यस। सो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है आपके इंडियन पॉलिटी के कोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब इंपॉर्टेंट हिस्सा कैसा है, क्योंकि अगर आप इंडियन पॉलिटी को देखते हो, यूपीएससी एग्जाम को अगर आप देखते हो, तो पॉलिटी से प्रीलिम्स में कम से कम भी आपके पास 15 क्वेश्चंस हर साल के लगभग जो है आपको देखे जाते हैं। एट मिनिमम 15 क्वेश्चंस आते हैं। एंड उन 15 क्वेश्चंस में से अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पास ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जिनके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आंसर्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक से जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम इसको इन डेप्थ में जो है वो कवर करने वाले हैं। सारी की सारी इसकी थ्योरी पूरी की पूरी कवर करी जाएगी कि क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से एक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी केसेस आपके पास हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। जो भी रीसेंट अपडेट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, एंड प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उन सभी को हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यस, सो स्टार्ट करते हैं। आप में से अगर कोई है जो न्यू, जो अभी तक मुझे नहीं जानता है, so myself Sunil Lakhawat, I'm UPSC CSE educator and I help UPSC aspirants in getting good rank in UPSC CSE without expensive coaching institutes and with our free live classes for GS। हमारी जीएस की क्लासेस को जो है आप ज्वाइन करने के लिए इस क्यूआर कोड का यूज जो है वो कर सकते हैं। डेली रात को 10 बजे यहाँ पे जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लासेस होती हैं। एंड इन केस अगर किसी किसी रीजन से अगर आप इन क्लासेस को नहीं कर पाते हो, रात को 10 बजे टाइम का कंस्ट्रेंट हो सकता है या और कोई भी चीज, तो इस वेबसाइट के ऊपर हमारे इन सारे कोर्सेज की रिकॉर्डिंग्स मिलती है जिनको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर आप इजीली जो है वो ले सकते हैं। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहले पढ़ने का तरीका यही रहेगा, पहले हम लोग चलेंगे व्हाइट स्क्रीन के ऊपर, एंड व्हाइट स्क्रीन के ऊपर जाकर के पूरे टॉपिक को जो हम लोग आराम से अच्छे से जो है वो समझेंगे, एंड उसके बाद में नोट्स के थ्रू जो है आपको सारे के सारे टॉपिक जो है वो समझा देंगे। चलो तो लेट्स स्टार्ट। तो हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को। यस सर। सर राइट्स का क्या मतलब होता है? राइट्स का मतलब होता है हक। यस सर। सर ये हक की बात ना बड़ी ही अच्छी लगती है, बिल्कुल। अपने हकों की बात करना सबको ही बहुत अच्छा लगता है, बट तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि हक जैसी चीज जो है आपके पास यहाँ पे आई कहाँ से। यस सर। तो हक जैसी चीज को कहाँ से आई है, इसको समझने के लिए हमको जो है वो हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? हमको जो है वो हिस्ट्री में जाना पड़ता है। अब देखो क्या हुआ था। जब आप यहाँ पे समझते हो चीजों को कि क्या राइट्स, क्या हक आपको पहले से ही मिलते थे? नहीं सर। अगर हम धरती की उत्पत्ति को समझते हैं, अगर यू आप समझते हो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है, तो पहले इंसान थे। यस सर। ये कैसे थे? पहले इंसान था इंडिविजुअल। बिल्कुल सर। पहले कैसा था? इंसान पहले इंडिविजुअल होता था। इंडिविजुअल से आपके पास यहाँ पे फैमिली बनती है। यस सर। फैमिली से आपके पास यहाँ पे कम्युनिटी बनती है। यस सर। एंड कम्युनिटी से आगे आप देखते हो तो आपके पास विलेजेस बनने लगते हैं, सिटीज बनने लगती है, ये सारी चीजें होने लगती है। बट जब तक यहाँ पे हम फैमिली कम्युनिटी इस वाले टाइम तक यहाँ पे थे ना, ये सर, तब यहाँ पे चीजों में क्लैशेस जो है वो बहुत ज्यादा होने लगे थे। सर क्लैशेस किस चीज को लेकर के? तो रिसोर्सेज को लेकर के। एक इंसान दूसरे इंसान को मारने लगा था, एंड जो है यहाँ पे सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं थी। क्या चीज नहीं थी? सिक्योरिटी जो है यहाँ पर बिल्कुल भी चीजें नहीं थी। तो यहाँ पर एक सोशल अग्रीमेंट जिसे कहते हैं, जैसे पीएसआईआर के अंदर हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि भाई सोसाइटल अग्रीमेंट हुआ था, होप्स कहते हैं कि एक सोसाइटी का अग्रीमेंट हुआ था। लोग ही आपके पास आते हैं, वो एक अलग तरीके का अग्रीमेंट आपके पास यहाँ पे दिखाते हैं कि भाई अलग सोसाइटी एग्रीमेंट अलग हुआ था, फिर गवर्नमेंट के लिए एग्रीमेंट अलग हुआ था ना। दो टू सोसाइटी टू अग्रीमेंट्स काइंड ऑफ चीजें आपके पास हुई थी, वो सब पीएसआईआर का टॉपिक है, दैट्स फाइन। बट ये समझना है कि कैसी चीजें आपके पास यहाँ पे आई थी ना। तो क्या होता है, पहले आपके पास इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल से फैमिली बनती है, फैमिली से आपके पास कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी में वहां पे सबसे बड़ा इश्यू क्या था? सिक्योरिटी का। एवरीवन प्लीज टाइप डाउन व्हाट वाज द इश्यू। द इश्यू वाज विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी। पीपल क्या है ना, इंसान को क्या फील नहीं हो रहा था? इंसान को वहां पे सेफ्टी फील नहीं हो रही थी। कभी भी मुझे कोई भी आके मार सकता है, कभी भी जो भी चीज मैंने अक्वायर करी वो कोई भी आके मेरे से छीन सकता है। तो सिक्योरिटी नहीं है, सेफ गार्ड हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं होती, तो क्या होता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, हम हमारी थोड़ी थोड़ी सी फ्रीडम जो है वो दे देते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग एक राजा जो है हम लोग बना देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे किंगशिप स्टार्ट होती है। क्या चीज स्टार्ट होती है? किंगशिप। कि एक राजा होगा, वो राजा हम लोगों को सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा। करेक्ट। ये हमने पीएसआईआर में बहुत डिटेल में पढ़ा है कि किंगशिप किस तरीके से स्टार्ट होती है। सो क्या चीज स्टार्ट हुई? किंगशिप आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होती है। बट हम ये यहाँ पे देखते हैं कि जो राजा आपके पास यहाँ पे आता है, जो किंगशिप, उनको पावर कैसी मिली? उनको इनडिफाइनेट पावर जो है यहाँ पे मिलती है। कैसी? इनडिफाइनेट पावर जो है यहाँ पे मिलती है, सॉरी इनफाइनाइट पावर जो है यहाँ पर आपके पास मिलती है। एंड किंगशिप में एक चीज देखी गई। क्या चीज देखी गई? तो हमने क्या पढ़ा सर कि इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल से आपके पास फैमिली आई, फैमिली से आपके पास कम्युनिटी आई, एंड कम्युनिटी के बाद हम लोगों ने देखा कि आपके पास यहाँ पे किंगशिप आती है। एंड ये किंगशिप क्यों आती है? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आपके पास यहाँ पे किंगशिप आती है। एंड इन राजाओं को अनगिनत इनफाइनाइट पावर जो है आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता था।
यानी सर इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे डॉक्ट्राइन ऑफ डाइवाइन पावर्स। इसको बोलते थे डॉक्ट्राइन ऑफ डाइवाइन पावर्स, कि एक राजा के पास ना सारे के सारे पावर्स हैं सर। मतलब देखो, ये तुम हो, यस सर, और ये कौन है? ये है सर आपके पास राजा साहब, यस सर। राजा साहब जो चाहे आपके साथ जो है वो कर सकते हैं सर। हाँ, मुझे मार सकते हैं, हाँ सर, मेरे को पीट सकते हैं, हाँ सर, मुझे दौड़ा दौड़ा के मार सकते हैं, हाँ सर, मेरे को लेटा लेटा के लुटा लुटा के मार सकते हैं, अरे तुमको जैसे चाहे वो तुमको मार सकते हैं, यस सर। राजा के पास सारे के सारे जो है वो पावर्स हैं, मतलब उनके पास इनफाइनाइट पावर्स जो हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक कार्टून की फोटोज जो है वो आपके पास यहाँ पे ग्रुप के ऊपर जो है वो पोस्ट किया था, अगर आप लोगों को याद हो कि यस, हमने भी रिमेम्बर कि मैंने एक कार्टून फोटो भेजी थी, जिसके अंदर यहाँ पे था कि एक इंसान जाता है कि सर आप जो है वो, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक, राजा को कहता है कि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो राजा साहब कहते हैं ठीक है, कहानी तो सुनाओ, है ना, क्योंकि तुम्हें फ्रीडम है बोलने की, बट एक काम करो, एक टांग के ऊपर खड़े होकर के सुनाओ। अब उसको एक टांग के ऊपर खड़े होकर सुनाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसको अपने राजा को ओबे करना है। क्या करना है? उसको अपने राजा को ओबे करना है। वो राजा को जो डिसोबे नहीं कर सकता। करेक्ट, ये सब मैंने भेजा था जब हम PSIR को डिस्कस कर रहे थे, वहां पर जो है आपके पास ये सारी चीजें जो है वो होती है। तो क्या होता है आपके पास के राजा के पास इनफाइनाइट पावर्स है, वो आपके पास जो चाहे जो है यहाँ पे चीज कर सकते हैं। तो सर इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पर आपके पास क्या है, कि सारी की सारी जो पावर है वो कैसी है? वो है कॉन्सेंट्रेटेड। वो कैसी है? कॉन्सेंट्रेटेड। सारी की सारी पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। सर मुझे ना एक डायलॉग याद आ रहा है, क्या? कि सर थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, अच्छा सर प्यार से लगता है, प्यार नहीं सर, यहाँ पे बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर से डर लगता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर से डर लगता है, हाँ सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर से डर लगता है। जब कभी भी डेमोक्रेसी में अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक ऐसी कोई भी चीज बता दो जो कभी भी नहीं होनी चाहिए, तो वो एक ऐसी चीज आप क्या बताओगे? वो एक ऐसी चीज आपको हमेशा बतानी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। कि डेमोक्रेसी में चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी स्टेट में चाहे कुछ भी हो जाए, मगर सभी भी, मगर कभी भी एक चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। सर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर से आपको इतना डर क्यों है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर से मेरे को इतना डर इसलिए है क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है ना, तब थोड़े दिनों तक तो अच्छा यूज होता है पावर का, मगर धीरे 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 उसके बाद मिस यूज ऑफ पावर जो है वो स्टार्ट होने लग जाता है। सो मिस यूज ऑफ पावर, यस। जो राजा है वो अपनी मन मर्जी से जो है वो राज करने लगेगा, अपनी मन मर्जी से रूल बनाने लगेगा। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम लोग इसे बोलें, तो आप ये कहना चाहते हो कि अब जो है, अगर आपके पास यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ डाइवाइन पावर्स हुआ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगा, मिसयूज ऑफ पावर होगा, एंड मैं ऐसे को कह सकता हूं कि देर विल बी आर्बिट्ररी एंड एम्बिगुअस यूज ऑफ पावर। यस, ये आपको अपने आंसर्स में, जब मेंस के आंसर्स में लिखते हो, तो ये डायरेक्टली ऐसे ही लिखना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ डाइवर्स डाइवाइन पावर्स में एक डिसएडवांटेज क्या? कि देर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट देर विल बी अ स्टार्टिंग ऑफ आर्बिट्ररी एंड एम्बिगुअस यूज ऑफ पावर। क्या होगा? आर्बिट्ररी एंड एम्बिगुअस यूज ऑफ पावर। जो अपनी मन मर्जी में आएगा, वो राजा जो है अपने ऊपर आपके पास यहाँ पे रूल जो है वो लगाने लगेगा, जैसा। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होने लगी, और धीरे धीरे ये राजा इस प्रजा के ऊपर जो मर्जी आए रूल जो है वो थोपने लगे। यस सर। तो हम लोगों ने ये देखा कि सर ये इंसान भी सहता, मगर कब तक सहता? एक दिन तो आया और इसने कहा मैं ना सहता, मैं ना सहता, और इस इंसान ने कर दिया विच इज सो कॉल्ड रिवॉल्ट। तो राजा के सामने रिवॉल्ट हो जाता है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर राजा और प्रजा के बीच में एक अग्रीमेंट होता है। और क्या अग्रीमेंट होता है? वो अग्रीमेंट होता है जिसके थ्रू राजा इन इंसानों को कुछ हक देता है। क्या देता है? कुछ हक देता है। और यहीं से आपके पास कहानी स्टार्ट होती है, हक देने की। किसको देने की सर? राइट्स को देने की। अच्छा सर, सर एक बार ना नोट्स के थ्रू थोड़ा सा आप सही से बताओ ना, चलो मैं तुम्हें नोट्स के थ्रू थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये कहानी आपके पास स्टार्ट होती है किंगशिप से, और किंगशिप के बाद एक राजा आता है जिनका नाम आपके पास होता है किंग जॉन। किंग जॉन ने क्या किया था आपके पास, ये एक आपके पास एक कंट्रोवर्शियल मोनार्क कहते हैं। इन्होंने अपनी प्रजा के ऊपर बहुत ही ज्यादा टैक्सेशन लगा दिया था, मिलिट्री फेलियर आपके पास यहाँ पे हो चुका था, एंड नोबेलिटी एंड चर्च के बीच में भी आप देखे हो तो इनके रिश्ते जो है बिल्कुल ही तरीके से खराब जो है वो आपके पास हो चुके थे। फिर क्या हुआ सर? फिर रही सही कसर आपके पास यहाँ पे लड़ाइयों में जो है वो चली गई। यस, आप लोगों ने, आपको अभी भी मतलब पता ही है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह का आपने कोर्स किया है तो, कि सर एक लड़ाई, एक वॉर जो है आपका इकोनॉमी को पूरी तरीके से डाउन जो है वो ले जाता है।
तो ये सब कुछ तो चल ही रहा था। हाथों हाथ क्या हुआ आपके पास कि इंग्लैंड ने जो है अपनी सारी की सारी टेरिटरीज भी जो है वो, मतलब बहुत सारी, मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज फ्रांस को जो है वो हार जाते हैं। इससे प्रजा के अंदर वाइड स्प्रेड डिस्कंटेंट आपके पास यहाँ पे होता है। एंड फिर प्रजा आपके पास क्या कर देगी, तो लोग आपके पास, जनता आपके पास कर देते हैं विच सो कॉल्ड विद्रोह। ओहो सर, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे कौन बैठे हैं सर, किंग जॉन बैठे हैं, ये सर, ये सब कौन है सर, प्रजा है। अच्छा सर, ये कुछ साइन वाइन कर रहे हैं, हाँ ये क्या साइन कर रहे हैं सर, ये साइन कर रहे हैं विच इज सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा नाम का डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे साइन होता है। और इस मैग्ना कार्टा के बाद क्या हुआ सर, इस मैग्ना कार्टा के बाद ना सारे लोगों ने एक गाना गाया, कौन सा, साडा हक एथेट्रक, यस सर। तो इन सभी लोगों को यहां से आपके पास मिल जाते हैं राइट्स। सर ये ना मुझे एक बात बताओ, ये राइट्स क्या है, ये जो राइट्स है ना, राइट्स, हाँ सर, ये एक फाइन लाइन है सर। किस चीज के बीच में फाइन लाइन है, राइट्स को अगर आप देखते हो तो ये एक फाइन लाइन है किस चीज के पीछे, कि ये जो राजा है ना सर, राजा, हाँ सर, और ये जो जनता है ना सर, जनता, पहले क्या होता था, पहले ये राजा मन मर्जी से जो भी रूल था वो इस प्रजा के ऊपर यहाँ पे लेकर के आ सकता था। बट इन राइट्स से क्या मिला, इन राइट्स ने एक फाइन लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। क्या कर दी, एक फाइन लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, जैसा किसने, राइट्स ने, कि राजा, डियर किंग, आप जो मर्जी आए मेरे ऊपर जो है वो रूल बना सकते हो, बट अब आप इस लिमिट्स को ब्रीच नहीं कर सकते, अब आप इस लिमिट से आगे जो है वो नहीं आ सकते। तो यहां से क्या आता है, यहां से आपके पास राजा को लिमिट किया जाता है, किंग को यहां से लिमिट किया जाता है, एंड इंसान को आपके पास यहाँ पे मिलता है अपने हक। करेक्ट, तो यहां से आपके पास राइट्स की कहानी जो है वो स्टार्ट होती है। ये राइट्स की कहानी आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हुई, बहुत सारे फिलोसोफर्स आपके पास आते हैं, होप्स नाम के फिलोसोफर्स आपके पास आते हैं, लोकी नाम का फिलोसोफर आपके पास आता है। एंड इसी तरीके से राइट्स की कहानी आपके पास आगे चलती जाती है। पहले कुछ हक दिए गए, उसके बाद कुछ और हक दिए गए। यस, पहले आपको कुछ हक दिए जाते हैं, उसके बाद और भी हक दिए जाते हैं। एंड धीरे धीरे कर करके आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनने लगा। एंड इट वॉज यूएसए हु रोट हिज फर्स्ट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए ने जो है अपना अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके पास यहाँ पे लिख लिया। करेक्ट। तो अभी तक की पढ़ाई से, अभी तक का पढ़ने से हमने क्या कीवर्ड्स लिखे, प्लीज टाइप 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 द कीवर्ड्स। व्हाट आर द कीवर्ड्स, सबसे पहला, व्हाट इज द फर्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ डाइवाइन पावर। किंग, सबसे पहले किंग, किंग के पास क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ डाइवाइन पावर। डॉक्ट्राइन ऑफ डाइवाइन पावर से क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर से क्या हुआ, आर्बिट्ररी एंड एम्बिग्यूअस यूज ऑफ पावर। करेक्ट। उसके बाद क्या होगा, रिवॉल्ट होगा। रिवॉल्ट होगा तो एक पीस अग्रीमेंट साइन किया जाता है, एंड उस पीस अग्रीमेंट को ही बोला जाता है मैग्ना कार्टा। उस पीस अग्रीमेंट को ही बोला जाता है मैग्ना कार्टा, जिसके थ्रू आपको राइट्स जो है वो दिए जाते हैं। करेक्ट। यस। सो दीज आर ऑल द कीवर्ड्स, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। अच्छा प्लीज एक आज की क्लास हो जाए ना, उसके बाद पीएसआईआर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे को एक बात करनी है आपसे, है ना, याद दिलाना मुझे, ठीक है। पीएसआईआर के स्टूडेंट्स मेरे को एक बार याद दिला देना कि सर कुछ बात करनी थी। मैं लिख करके रख लेता हूँ। चलो एनीवेज आई रिमेम्बर, ठीक है। तो ये जो है, तो ये सारी चीजें अभी तक आपके पास यहाँ पे होने लगी। डन। अच्छा आगे चलें, यस। चलो सर, तो फिर से स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। जैसा, तो क्या हुआ सर, सर इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल से फैमिली बनी, फैमिली से कम्युनिटी बनी, कम्युनिटी में सिक्योरिटी का इश्यू था, सिक्योरिटी के इश्यू से आपके पास किंगशिप आया। किंगशिप में क्या था, किंगशिप में था सर डॉक्ट्राइन ऑफ डाइवाइन पावर। यस सर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सर आपके पास आर्बिट्री एंड एम्बिगियस यूज ऑफ पावर होने लगा। एंड इस आर्बिट्री एंड एम्बिगियस यूज ऑफ पावर की वजह से आपके पास रिवॉल्ट होता है। रिवॉल्ट किस किस में होता है, तो किंग जॉन वर्सेस पीपल। एंड यहां पर आपके पास लिखा जाता है मैग्ना कार्टा। एंड व्हाट इज मैग्ना कार्टा, इट इज अ पीस ट्रीटी, इट इज अ पीस अग्रीमेंट। ये क्या है, ये एक पीस अग्रीमेंट है। ये आपके पास एक पीस अग्रीमेंट जो है वो होता है, जिसके थ्रू आपको क्या दिया जाता है, जिसके थ्रू आपको सर्टेन राइट्स जो है वो दिए गए। अब देखो यहां से कहानी आगे बढ़ती है, यहाँ पे राइट्स दिए गए और उसके बाद ये कहानी आपके पास आगे चलती है यूएसए में, बॉर्न द यूएसए जैसा। तो यूएसए में आपके पास यहाँ पे कहानी चलती है। अब देखो, यूएसए विल बिकम द फर्स्ट कंट्री, कौन सी कंट्री सर,
फर्स्ट कंट्री। अच्छा सर, सर फर्स्ट कंट्री ऐसा क्या गया सर? क्रिकेट में फर्स्ट आए, वो रेस में फर्स्ट आए? अरे रेस में फर्स्ट नहीं आए, वो उस रेस में फर्स्ट आए जिसमें उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख डाला। यस सर। तो 4 जुलाई का टाइम था सर, 4 जुलाई, यस, 1776 का। सर क्या हुआ इस दिन यूएसए बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू राइट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ओहो सर, इट ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू राइट इट्स प्रियम्बल। ओहो सर, यस, कॉन्स्टिट्यूशन पर लिख दिया, प्रियम्बल लिख दिया। सर वाह सर, कितना अच्छा है सर, यहाँ के लोग तो बड़े ही खुश होंगे। हाँ, लोग तो बड़े ही खुश हुए थे, क्यों सर? इनको हक मिल गया ना। अरे नहीं सर, हाँ, तो यहाँ के लोग जो है वो बड़े ही खुश हुए थे। पर यहाँ पे एक इंसान अभी भी बहुत ही दुखी था। सर एक इंसान बहुत दुखी था, हाँ सर, वो ना होगा ही रोतड़ू, वो रोतड़ू नहीं था। तो सर वो एक बहुत ही विजनरी पर्सन थे जैसा। तो इट वॉज थॉम क्या नाम है, थॉमस जेफरसन। तो थॉमस जेफरसन जो है उस टाइम बड़े ही दुखी थे। सर बड़े ही दुखी क्यों थे सर? हक मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। सर नहीं, हक नहीं मिला, सॉरी, हाँ, तो प्रियम्बल लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, इतना अच्छा कुछ हुआ है। तो सर थॉमस जेफरसन जो है वो उस दिन दुखी क्यों थे? तो थॉमस जेफरसन दुखी थे। यस सर, क्यों दुखी थे? तो मैंने थॉमस जेफरसन से पूछा, मैंने कहा थॉमस भैया, क्या बात है, आप जो है इतने दुखी जो है वो क्यों हो रखे हो, जबकि आपकी कंट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, प्रियम्बल लिख दिया। मैंने कहा यार, आप लोग तो पूरे के पूरे सॉर्टेड हो चुके हो एकदम, क्या दिक्कत हो गई? आपका सारे के सारे लॉ बन गए, सब कुछ हो गया, सारे के सारे कानून बन गए, सरकार को सारी पावर मिल गई, सब बता दिया सरकार ने कि भाई क्या कर सकता है इंसान, क्या नहीं कर सकता वगैरह सब कुछ, है ना? क्या हो क्या गया? यस सर। तो थॉमस जेफरसन कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोला ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है ना, मैंने कहा ये गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट को ये तो बता सकता है कि वो लोगों के साथ क्या क्या कर सकता है। मतलब इन अदर वेज, ये कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को पूरी की पूरी उसकी पावर बता देता है कि ये इन इंसानों के साथ क्या क्या कर सकता है। मगर क्या हुआ सर? मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता कि ये गवर्नमेंट की लिमिटेशंस क्या क्या है। मतलब इन अदर वेज, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता है कि गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती। मतलब गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती। मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं। मतलब यहाँ पे इस इंसान के हक की बात नहीं करी गई है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूएसए ने अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, वहां पर आपके पास क्या हुआ था यूएसए के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में? तो उन्होंने प्रियम्बल तो लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन तो लिख दिया, बट वो जो राइट्स होते हैं वो राइट्स को लिखना भूल गए थे। मतलब भूले नहीं इन द सेंस, लिखा नहीं गया था। तो थॉमस जेफरसन की जो है ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है कि थॉमस जेफरसन आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई यहाँ पे जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो नहीं लिखे गए। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। करेक्ट? यस सर। So it was Magna Carta became the fundamental document in the development of the constitutional governance and the rule of law in England. In that time, its principal influenced democratic traditions, including the US Constitution and other modern legal systems, symbolizing the idea that no one, not even the king, is above the law. तो मैग्ना कार्टा ने में क्या क्या किया गया? मैग्ना कार्टा बेसिकली आपको यहाँ पे इक्वालिटी दिखाता है। सो इक्वालिटी मतलब कैसे? कि इन द आईज ऑफ द लॉ, इन द आईज ऑफ द लॉ, किंग भी ऐसा ही है, यस सर, एंड प्रजा भी एक जैसी है। तो ये यहाँ पे आपको यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो दिखाता है आपके पास। बट जब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो यहाँ पे थॉमस जेफरसन जो है आपके पास वो दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि वहां पर उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स की बात जो है वो नहीं करी गई थी। तो राइट्स की नहीं बात करी गई तो क्या हो गया? राइट्स की बात नहीं करी गई तो यही बात वापस हो गई कि गवर्नमेंट को सारे के सारे पावर्स तो बता दिए कि तुम जो है वो क्या क्या कर सकते हो, बट गवर्नमेंट को ये नहीं बताया गया कि तुम क्या क्या नहीं कर सकते हो। मतलब इन अदर वेज यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात जो है वो नहीं करी गई थी। तो थॉमस जेफरसन से इंस्पायर होकर के फिर इट वाज जेम्स मेडिसन, प्लीज नाम याद रखना, क्या नाम है? जेम्स मेडिसन। तो जेम्स मेडिसन ने ड्राफ्ट आउट किया, एंड उसके बाद आपके पास सो कॉल्ड आता है द बिल ऑफ राइट्स। तो यहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके पास अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, एंड उसके बाद आपके पास यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स दिए जाते हैं, और यहीं से आपके पास इन रिटर्न राइट्स जो है वो आने लगते हैं। क्या आने लगे हैं? इन रिटर्न आपके पास यहाँ पे राइट्स जो है वो आने लगते हैं। एंड द स्टेट, क्या कहा गया? द स्टेट कांट गो बियॉन्ड द फंडामेंटल राइट्स। द स्टेट कांट गो बियॉन्ड द फंडामेंटल राइट्स। सर ना आप ना बार बार एक ना नए नए शब्द ला करके ना हमको कंफ्यूज कर देते हो। अब मैंने क्या शब्द ला दिया?
सर आप अभी तक तो राइट्स की बातें कर रहे थे, ठीक है। अब आपने ये क्या कह दिया कि स्टेट जो है वो फंडामेंटल राइट से आगे नहीं जा सकता। सर राइट्स तक तो सब कुछ ठीक है, बट ये फंडामेंटल क्या है? व्हाट इज दिस फंडामेंटल? फंडामेंटल का क्या मतलब है? अच्छा, तो तुम्हें फंडामेंटल का मतलब नहीं पता, ये सर तो फंडामेंटल का मतलब समझता है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज वी मीन बाय दिस वर्ड फंडामेंटल। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है कि वो राइट्स, यस, वो राइट्स। सर कौन से राइट्स? वो राइट्स। सर वो कौन से? अरे सुनो तो सही, वो राइट्स, यस सर, जो कि एनफोर्सेबल हो। अच्छा सर, वो राइट्स जो कि, एक एक वर्ड पकड़ते चलो ना, जो कि एनफोर्सेबल हो। अच्छा सर, एनफोर्सेबल किसके, मतलब किसके अगेंस्ट में? तो अगेंस्ट दी स्टेट। वो राइट्स जो कि एनफोर्सेबल हो अगेंस्ट दी स्टेट। तो पहला वर्ड क्या है? पहला इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट दी स्टेट। अच्छा सर, क्यों करना, क्यों ऐसा? ये इसलिए करना है क्योंकि हमको इंश्योर करना है ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो फंडामेंटल राइट्स किसको बोलेंगे? फंडामेंटल राइट्स हम उन राइट्स को बोलेंगे विच आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट टू एंश्योर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ओके सर, ठीक है सर। सर इनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना? हाँ होती है ना कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही जो इनकी डेफिनेशन में लिख रखे हैं। क्या चीज सर? कि दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। अच्छा सर। एंड दूसरा, दूसरा है दे आर जस्टिसेबल। क्या होता है? दे आर जस्टिसेबल। तो इनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आप किसको, इसको बोलोगे? फंडामेंटल राइट्स आप किसको, इसको बोलोगे? विच आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। यस, प्लीज एक्सप्लेन लिटिल बिट ड्राफ्ट। आप एक बार अपना डाउट क्लास के बाद में पूछ लीजिएगा। यस। तो किसको बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स? हम फंडामेंटल राइट्स हम उन राइट्स को बोलेंगे विच आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट टू एंश्योर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। टू एंश्योर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, करेक्ट, टू एंश्योर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। Fundamental rights are the rights which are enforceable against the state to ensure the human existence. Correct? तो enforceability is a keyword and second justiciability, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जस्टिसेबल होने चाहिए, ये भी आपके पास क्या है? ये भी आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक जो है आपके पास यहाँ पे इसकी बनती है। करेक्ट यहाँ तक? यस सर। और उसके बाद आपके पास बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने फंडामेंटल राइट्स लिखे, एंड फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा गया। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बाद में नहीं, पहले ही लिख दिए क्या? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट गिव्स अस फंडामेंटल राइट्स। और यहां से फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स की कहानी जो है वो स्टार्ट होती है। डन यहाँ तक? यस, अमर इफ यू गॉट ईच एंड एवरी कीवर्ड की सारी चीजें समझ में आ गई, से आई इन द चैट बॉक्स, से आई। how many of you understood each and every point that we have discussed so far? Yes, good one. Good Prashad, good Rishabh, good Pratiksha, good Sanju, good Lovely, good Sakshi, good Minakshi, good Om Prakash, good one, good Arya, Meenu, Shagun, good, 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 good. That's lovely. Good, 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 good one. आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस, चलो सर, गुड वन। तो सर ना अब एक बात बताओ, कौन सी बात बताओ सर? आपने एक बात बताई, कौन सी बात? कि सर ये जो अभी तक हकों की बात करी गई ना, हकों की बात, हाँ सर। सर ये तो राजा के बात साथ थी ना सर, ये तो किंग के साथ थी ना सर। हाँ ये तो राजा के साथ थी, ये तो किंग के साथ थी। तो सर ये जब फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, तो वहां पर ये स्टेट कहाँ से आ गया? ये स्टेट क्या है? अच्छा, तो इसीलिए आपके पास हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आपके पास क्या होता है? स्टेट को जो है वो डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे स्टेट को जो है वो डिफाइन किया जाता है। तो इट इज आर्टिकल 12 विच डिफाइंस स्टेट। आर्टिकल 12 जो क्या करता है आपके पास? स्टेट को जो है वो डिफाइन करता है। यस सर। तो उससे स्टेट कौन है समझो, है ना? टेक्स्ट टेक्स्ट को मत देखना, यहाँ पे देखना स्टेट कौन है। तो आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंगली अगर हम समझे तो स्टेट कौन है? सबसे पहला समझना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एक एक वर्ड जो मैं यहाँ पे लिखूं वो सब कुछ आपको याद होना चाहिए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अच्छा सर, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या हो गया? स्टेट जो है आपके पास हो गया। ठीक है सर। दूसरा कौन होगा? दूसरा आपके पास हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है सर। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है सर। और कौन हो सकता है सर? गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है वो भी स्टेट है। ठीक है सर।
सर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, क्या वो स्टेट होती है क्या? हाँ वो भी होती है। मतलब लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट, वो भी आपके पास स्टेट होता है। सो कौन कौन हो गए? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज अ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज अ स्टेट, लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट। ओके सर, और कौन कौन है सर? और देखो, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, ऑल लोकल एंड दी अदर अथॉरिटीज। ठीक है, कोई भी लोकल या फिर अदर अथॉरिटीज जो कि डायरेक्टली अंडर कंट्रोल आपके पास आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, विच आर अंडर द कंट्रोल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सारी कैसी है? वो सारी की सारी भी आपके पास स्टेट में जो है वो आ जाएगी। अच्छा सर, और कौन कौन हो सकते हैं? ऑल देखो फिर से, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, all the local and other authorities who are within the territory of the India, within the territory of the India, ये भी क्या होगा? स्टेट जो है आपके पास होगा। इसको भी क्या कहेंगे? स्टेट जो है हम लोग यहाँ पे कहेंगे। क्लियर? इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेट जो हम यहाँ पे बोलते हैं। सो कौन कौन हो गए? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज ऑफ दिस ऑफ द which are directly in the under the control of the government of India, yes sir, and फिर all local and other authorities within the territory of the India, ये सारे के सारे आपके पास यहाँ पे स्टेट जो है वो जाते हैं। सर ना एक डाउट है, बस एक डाउट है सर, समझाओ क्या चीज? सर ये ना अदर अथॉरिटीज जो है ना सर, अदर अथॉरिटीज, हाँ ये थोड़ा सा सर समझ में नहीं आ रहा। ये जो अदर अथॉरिटीज हैं, इसको जो है सर थोड़ा सा जो है वो समझाओ। हाँ अदर अथॉरिटीज, तो जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है, यस सर, अपडेशन, ठीक है, अपडेशन, नोट्स अपडेशन। ओके सर। इन अदर अथॉरिटीज को बहुत बार जुडिशरी जो है हमारे पास यहाँ पे डिफाइन करती है। ठीक है, इन अदर अथॉरिटीज को बहुत बार हमारी जुडिशरी यहाँ पे क्या करती है? डिफाइन जो है वो आपके पास यहाँ पे करती है। तो आपके पास ये एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला ऑफ इंडिया वाला केस होता है, जहां पे आपके पास पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती जो है वो एक 5 पॉइंट टेस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक 5 पॉइंट टेस्ट की बात करते हैं कि अगर कोई भी अथॉरिटी इस 5 पॉइंट टेस्ट में से किसी भी एक पॉइंट को भी पास करती है, तो वो किस में आ जाएगी? वो उस अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वो आपके पास यहाँ पे इस अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में आ जाएगी। फिर से सुनना, क्या हुआ? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला केस है, वहां पे जस्टिस पीएन भगवती ने एक 5 पॉइंट टेस्ट दिया कि इन 5 पॉइंट में से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, इन पांचों में से कोई भी एक पॉइंट भी, कोई भी एक पॉइंट भी कोई अथॉरिटी अगर पास कर लेती है, मतलब अगर वो उससे सुटेबल होता है या वो उससे मैच खाती है, तो फिर हम उसको क्या कर देंगे? वी विल काउंट दैट अथॉरिटी इन द लिस्ट ऑफ अदर अथॉरिटी, कि वो अदर अथॉरिटी वाले क्राइटेरिया में आपके पास आ जाएगी। ओके सर। अब देखो ये अदर अथॉरिटी सर मेरे को सारी याद करनी पड़ेगी कि नहीं? आप जस्ट एक चीज समझना, इसको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट समझना, अगर कहीं ना कहीं से भी उस बॉडी के ऊपर आपके पास इंडियन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का कोई फाइनेंसेस इंक्लूडेड है, कोई फाइनेंशियल की मैटर आ गई, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके की कोई कंट्रोल की बात आपके पास आ गई, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? अदर अथॉरिटीज में आ जाएगा। डन सर। इसका मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब लोग ही इसमें आ जाएंगे? हाँ सब लोग ही आ जाएंगे, सब लोग ही आ जाएंगे। यस, एवरी अथॉरिटी वो आपके पास क्या आ जाएगी? स्टेट डेफिनेशन में जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। कहीं पे भी अगर आपके पास फाइनेंसेस है ना, डायरेक्टली फाइनेंसेस, इनडायरेक्टली फाइनेंसेस, कोई स्पॉन्सरशिप है, कुछ भी है, ठीक है, कहीं से भी अगर स्टेट का कोई पैसा लगा है, तो वो कंट्रोल में आ जाएगा, वो उसमें आ जाएगा। या फिर कहीं से भी किसी भी तरीके से स्टेट अगर उसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो भी आपके पास उसकी डेफिनेशन में जो है वो आ जाएगा। आगे समझ में? यस। अब देखो, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे देखो, इस टेक्स्ट को पढ़ोगे सारा समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्या कहा? दिस इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर अ बॉडी इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट एंड गोज एज फॉलोस। है कि पार्ट में पहला, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, कि अगर वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है, वेर स्टेट इज अ चीफ फंडिंग सोर्स, दैट इज द एंटायर शेयर ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, कि अगर पूरा का पूरा पैसा अगर स्टेट ही दे रहा है, तो फिर वो क्या होगा आपके पास? गवर्नमेंट उसके अदर की डेफिनेशन में आ जाएगा। या फिर अगर थोड़ा बहुत भी दे रहा है तो भी आ जाएगा। फिर डीप एंड परवेसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट, कि भाई कंट्रोल है आपके पास। द फंडामेंटल कैरेक्टर बीइंग गवर्नमेंटल, कि पूरा का पूरा उसका कैरेक्टर जो है वो गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट स्टाफ है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी है वगैरह, गवर्नमेंटल है in its essence, meaning thereby that its functions have public importance or are of the government character. फिर a department of government transfer to a corporation, कि कोई गवर्नमेंट के पास कोई थी,
ठीक है, उसको बाद उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया किसी प्राइवेट बॉडी को, किसी कॉर्पोरेशन को, उसको ट्रांसफर कर दिया, तो भी वो आपके पास स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। एंड एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस विच स्टेट कन्फर्ड और इज प्रोटेक्टेड बाई इट, जो कि स्टेट या तो देती है या फिर उसको जो है वो प्रोटेक्ट करती है। तो वो सारे सर इन अदर वे सब कुछ स्टेट ही है। यस, इन अदर वे सब कुछ आपके पास यहाँ पे स्टेट ही जो है वो है। ओके सर। यस सर। सर एक बात और बताओ मुझे, क्या सर, सर यहाँ पे कहीं पे भी मुझे ये नहीं समझ आया कि जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट सर, हाँ सर, सर कोर्ट ना मेरी जान ले लेता है, सर आपकी जान ले, मतलब जान ले लेता है तुम्हारी, मैं कुछ समझा नहीं। सर कोर्ट में ऐसा कहते हैं कि अगर मैंने किसी की जान ले ली या मैंने अगर ऐसा कोई क्राइम कर दिया, तो सर ना कोर्ट के पास पूरा हक है, वो ऐसे बोलते हैं ना सर कि इसको जो है वो फांसी के ऊपर लटका दिया जाए। यस सर। तो ये तो मेरी जान ले सकता है सर, फिर मेरे हकों की बात जो है वो कहाँ पे आएगी सर? मैं ना कोर्ट के अगेंस्ट में ही जाऊँ तो कहाँ पे जाऊँ सर? तो मेरे को ये बात बताओ सर कि जो कोर्ट होता है, हाँ, वो स्टेट है कि नहीं? यस सर। क्या कोर्ट स्टेट है कि नहीं? तो बहुत बार आपके पास जुडिशरी में ये बात भी आती है फंडामेंटल राइट्स की या स्टेट के इंटरप्रिटेशन में कि जो कोर्ट है वो आपके पास यहाँ पे स्टेट है या नहीं है। क्या कोर्ट जब आपको मारने का के लिए जब देता है ना, जब आपको फांसी की सजा सुनाता है, तो क्या आप उसके भी अगेंस्ट में जा सकते हो कि भाई आप तो मेरे जीने के हक को जो है वो छीन रहे हो? तो समझते हैं। यस सर। तो क्या होता है, कोर्ट को लेकर के हमको तो दो चीजें याद रखनी है। सर क्या क्या चीजें? पहली चीज, कोर्ट जो है वो दो काम करता है। एक जुडिशरी का काम करता है सर, है ना, फैसला सुनाने वाला। और एक वो एक अथॉरिटी की तरह काम करता है आपके पास, जैसा। तो जब कभी भी वो जुडिशरी का काम करेगा, देन इट इज नॉट काउंटेड एज अ स्टेट। ठीक है। बट जब कभी भी वो आपके पास कोई अथॉरिटी वाला काम आपके पास यहाँ पे कर रहा है, देन इट इज ऑलवेज काउंटेड एज अ स्टेट। तो आपके पास ये केस होता है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे बहुत बार बातें करी जाती है, उसमें बोला जाता है व्हेन रूल मेकिंग पावर ऑफ जुडिशरी इज कंसर्न्ड, it is a state, but when exercises of the judicial power is concerned, it is not a state। तो कोर्ट को लेकर के, जुडिशरी को लेकर के जब कभी भी आपके पास प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आता है, तो आपके पास ये दो पॉइंट्स आएंगे कि क्या कोर्ट जो है, कोर्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ स्टेट। या देखो आपको ना सिंपल, जैसे ये जो पहले आपको आर्टिकल 12 दिख रखा है ना, यहीं पे अगर वो साथ में ये भी लिख दे कि कोर्ट्स, ठीक है, तो वो हमेशा कभी भी सही नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोर्ट्स इसमें यहाँ पे नहीं आए, कोर्ट्स आपके पास यहाँ से इस तरीके से आप लोगों को समझना है कि अगर वो आपके पास रूल मेकिंग पावर को यूज कर रहा है, तो हम उसको स्टेट मानेंगे। और अगर वो आपके पास यहाँ पे अपना जुडिशियल पावर्स को यूज कर रहा है, तो फिर हम कोर्ट को स्टेट जो है वो नहीं मानते हैं। यस। ये सारे पॉइंट समझ आए? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? कि यस सर, कोर्ट, अभी मेरे को एक बार वापस बताओ, जस्ट मेरे को एक बार बताओ। अगर कोर्ट, इफ अ कोर्ट इज एक्सरसाइजिंग इट्स रूल मेकिंग पावर, वेदर इट विल बी ए स्टेट और नॉट, स्टेट और नॉट स्टेट, जल्दी लिखिए, स्टेट और नॉट स्टेट, व्हेन इट इज यूजिंग इट्स रूल मेकिंग पावर इट विल बी काउंटेड एज स्टेट। करेक्ट। और जब कभी भी कोई फैसला सुना रहा है ना, यस, जुडिशरी का काम कर रहा है, उस टाइम कैसा होगा? एनएस, नॉट स्टेट, इट विल बी काउंटेड एज एनएस, नॉट स्टेट। यस, एनएस, नॉट स्टेट, करेक्ट। ओके। सो डॉक्ट्राइन ऑफ डाइवाइन पावर होता है तब क्या होता है? आर्बिट्री एंड एम्बिग्यूअस यूज ऑफ पावर। लिखते चलिए। यस। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जितना भी हम आगे पढ़ते जाते हैं, कीवर्ड्स को याद रखना जरूरी है। कीवर्ड्स भूलते जाओगे, वरना आगे पढ़ते जाओगे पिछला भूलते जाओगे। डन। यस सर। अब देखो, जिन जिन लोगों ने पीएसआईआर पढ़ लिया, अब समझ में आ रहा है ना? हुप्स, लोकी, सारी चीजें। यस। यस। तो अब नेक्स्ट आपका हमारे पास यहाँ पे आता है विच इज सो कॉल्ड, गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो फंडामेंटल राइट्स का कंटिन्यूशन, मतलब स्टार्टिंग वहां से आपके पास समझ सकते हो, स्टेट समझ में आता है तभी सारी चीजें समझ में आती है। सो नेक्स्ट समझते हैं। यस। नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ पे क्या होता है। तो पहले क्या होता था आपके पास? पहले सर, अर्लियर आपके पास होता था राजा। यस सर। किंग, राजा जो है आपके पास यहाँ पे होता था। और राजा होता था तब क्या होता था? तब होता था सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। सर मेरा एक रूल है, क्या सर? मेरे को ना बस एक पॉइंट याद रखना है, क्या? कि लाइफ में कुछ भी होने का सर, मगर कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो नहीं होने देने का। यस सर। कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो नहीं होने देने का। अच्छा सर। फिर देखो, अगर आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जैसे अगर आप में से किसी का पीएसआईआर ऑप्शनल है, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, उन सबको पता है कि सर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है ना, गवर्नमेंट का डेवलपमेंट हुआ है, ऐसे ही गवर्नमेंट आपके पास यहाँ पे नहीं बनी। तो सबके पास सबसे पहले आपके पास एक पॉलिटिकल फिलोसोफर आता है जिनका नाम होता है एरिस्टोटल। वो एरिस्टोटल कहते हैं कि कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर आपके पास होना चाहिए हमेशा सेपरेशन ऑफ पावर। क्या होना चाहिए? देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर।
कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, आपके पास हमेशा होना चाहिए क्या, सेपरेशन ऑफ पावर जो है आपके पास होना चाहिए। ठीक है सर। फिर आप आगे चलते हो, आपके पास लोकी भी आते हैं। लोकी भी यही कहते हैं कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर आपके पास होना चाहिए। फिर आप आगे चलते हो, आपके पास मॉन्टेस्क्यू आते हैं। कौन आते हैं सर, मॉन्टेस्क्यू। एंड मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि एक स्टेट के तीन ऑर्गन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक स्टेट के तीन ऑर्गन्स जो है आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। दैट स्टेट हैज थ्री ऑर्गन्स। कौन कौन से सर, तीन ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे। पहला ऑर्गन आपके पास होता है विच इज सो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। दूसरा ऑर्गन ऑर्गन आपके पास होगा जिस विच इज लेजिस्लेटिव। एंड थर्ड ऑर्गन आपके पास होता है विच इज जुडिशरी। ठीक है। सो मॉन्टेस्क्यू ने आपको बताया कि स्टेट के तीन ऑर्गन्स आपके पास होने चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सर ये सब क्या काम करेंगे, तो देखो समझो, एक आपके पास लॉ को बनाएगा। अच्छा सर, क्या करेगा, एक पेन सेलेक्ट हो जा भाई। यस सर। लेजिस्लेटिव आपके पास क्या करेंगे, दे विल मेक लॉस। एक होगा जो कि आपके पास क्या करेंगे, लॉ को बनाएंगे। ठीक है सर। दूसरा, लॉ बना तो लिया, करोगे क्या उस लॉ का, जब तक कि वो एनफोर्स ना हो, जब तक कि वो इम्प्लीमेंट ना हो। So executives, it will be the executives who will make sure that the law is being implemented. तो एग्जीक्यूटिव आपके पास क्या करते हैं, वो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। एंड उसके बाद आपके पास आती है जुडिशरी, जो क्या करती है, जो इस लॉ को इंटरप्रेट करती है। क्या करती है, इस लॉ को इंटरप्रेट करती है। सो जुडिशरी विल इंटरप्रेट लॉस, लेजिस्लेटिव्स विल मेक द लॉस एंड एग्जीक्यूटिव विल इम्प्लीमेंट द लॉस। तो ये स्टेट के तीन ऑर्गन्स जो है आपके पास यहाँ पे होने ही चाहिए। करेक्ट। यस सर। ये इंटरप्रेट का लॉ का मतलब ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ मतलब कुछ सर यहाँ पे थोड़ी सी एक मतलब दिक्कत है, मतलब मुझे समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया। सर इंटरप्रेट क्या करना है लॉ का, मतलब बना दिया लॉ, नहीं। क्या होता है कि मान लो गवर्नमेंट है आपके पास, लॉ कौन बनाती है सर, लेजिस्लेटिव, मतलब गवर्नमेंट आपके पास यहाँ पे लॉ बनाएगी। अच्छा सर। अब गवर्नमेंट तो कुछ भी लॉ बना देगी। अच्छा सर। यस सर। तो कोई तो होना चाहिए ना जो इस लॉ का मतलब समझे और फिर उसको बोले कि हाँ ये लॉ हो सकता है या हम ऐसा लॉ नहीं बना सकते। यस सर, अब हमको समझ में आया। तो गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए, यस, या उसको इंटरप्रेट, उसका सही सही मतलब समझने के लिए आपके पास जुडिशरी होती है, जो क्या करती है, इंटरप्रेट करती है लॉ को। सर मतलब मैं क्या ऐसा समझूं कि जुडिशरी ये भी कह सकती है कि कोई लॉ जो गवर्नमेंट ने बनाया वो लॉ है ही नहीं, या उसको मानने से अधिकार, उसको मानने से मना कर सकती है। यस। सो मतलब कोई गवर्नमेंट बोले कि ये कानून है, उसको नकारा जा सकता है, बिल्कुल नकारा जा सकता है। सर ये पावर हमको कहाँ से मिला, फंडामेंटल राइट्स तो हमको समझ में आ गए कि कैसे आए वगैरह सब कुछ क्या हुआ, बट ये पावर हमको कहाँ से मिला, ये पावर हमको मिलता है विद अवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल नंबर 13, which is article number 13. So article 12 clear? Yes. How many of you are done with article number 12? सबको याद है गवर्नमेंट किसको, स्टेट किसको बोलेंगे, डन। ओके सर, गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन। अच्छा जो नए लोग हैं उन लोगों को समझ आया, यस, ऑल द प्रीवियस स्टूडेंट्स प्लीज डोंट, है ना, प्रीवियस मत बोलो, जिन्होंने, यस, जितने भी लोग नए हैं उनको समझ आया। वो न्यू, लवली वॉज न्यू, मीनाक्षी वॉज, अनुराग यादव, गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन, प्रसाद गुड वन। चलो तो आगे समझते हैं, मीनाक्षी वासल है, गुड वन। तो आगे समझते हैं, चलिए। सो इट इज आर्टिकल नंबर 13 जो हमको बताता है कि क्या लॉ होगा और क्या जो है वो लॉ आपके पास यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा सर, तो आर्टिकल 13 क्या कहता है सर, जल्दी से हमको बता दो सर। चलो तो नेक्स्ट समझते हैं आर्टिकल 13। अब देखो आर्टिकल 13 जब मैं पढ़ा रहा हूँ, यस सर, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, क्या सर, जो जो शब्द अब मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख दूं, वो बोर्ड के ऊपर के शब्द आपको एज इट इज याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वो वर्ड्स वो आपको एज इट इज जो है वो याद होने चाहिए। चलो सर, मैं सब याद कर लूंगा सर, आप तो ना सर बस शब्द लिखो। चलो तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। रेड पेन के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एनी ऑर्डर। क्या लिखा सर, मैंने लिखा एनी ऑर्डर। ओके सर। फिर मैं क्या लिख रहा हूं, फिर मैंने लिखा नेक्स्ट एनी एक्शन, याद हो गया, एनी ऑर्डर, एनी एक्शन। फिर थर्ड वर्ड एनी लेजिस्लेशन, एनी लेजिस्लेशन, एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन। फिर फोर्थ वर्ड एनी अमेंडमेंट। सर अमेंडमेंट, हाँ रुको रुको अभी लिखते चलो। एनी अमेंडमेंट, एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट।
यस सर, याद हो गया सबको एक बार। मैं जब तक कि ब्लैक पेन से विच लिख रहा हूँ, मैं जब तक कि बैच ब्लैक पेन से विच लिख रहा हूँ, तब तक ये सारे आपको याद हो जाने चाहिए। क्या क्या लिखा मैंने? एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन और एनी अमेंडमेंट विच, विच याद हो गया ये सबको? एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट विच, तीन वर्ड्स अब वापस याद करना है। विच वॉयलेट्स, या फिर एब्रिजेस, या फिर कॉन्ट्रावीन्स। ये तीन वर्ड्स एज इट इज याद होनी चाहिए आपको। देखो मतलब कितना अच्छा है ना, चार वर्ड, उसके बाद चार में से एक गया तो तीन, है ना, 13 बन गया ऐसा। सो एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन और एनी अमेंडमेंट विच वायलेट्स, अब्रिजेस और कॉन्ट्रावीन्स एनीथिंग, एनीथिंग इन पार्ट 3 of the Indian Constitution is not a law। सर क्या बात कर रहे हो? यस, इज नॉट अ लॉ। ये डेफिनेशन, आर्टिकल 13 के ये सारे वर्ड्स एज इट इज आपको याद होने चाहिए। एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन और एनी अमेंडमेंट विच वायलेट्स, अब्रिजेस और कॉन्ट्रावीन्स एनीथिंग इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ लॉ, इज नॉट अ लॉ। ये एज इट इज याद होना चाहिए, ये एज इट इज याद होना चाहिए, ये एज इट इज याद होना चाहिए। यस, याद हो गया? क्या है? इट्स वेरी सिंपल। एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट विच वायलेट्स, अब्रिजेस और कॉन्ट्रावीन्स। सबसे पहले चार वर्ड्स क्या क्या है? एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट। उसके बाद तीन वर्ड्स विच वायलेट्स, अब्रिजेस एंड कॉन्ट्रावीन्स एनीथिंग इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ लॉ, इज नॉट अ लॉ। करेक्ट, याद हो जाएंगे? यस एवरीवन, यस। फिर से सुनो। एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन विच और एनी अमेंडमेंट विच violates, abridges, or contravenes anything in part 3 of the Constitution is not a law. Is not a law. Yes, एक बार फिर से। एनी ऑर्डर, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, मेरे को कैमरा ऑन करो, मेरे को बोलते हुए दिखने चाहिए। कैमरा ऑन करिए, मेरे को बोलते हुए दिखने चाहिए। यस, कैमरा ऑन करके मेरे को बोलते हुए दिखने चाहिए। एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट विच violates, abridges, or contravenes anything in the part 3 of the Constitution is not a law. He is not a law। फिर से, फिर से। Any order, any action, any legislation, any amendment which violates, abuses or contravenes anything in part 3 of the Constitution is not a law। हिमांशी कपूर मेरे को बोलती हुई दिखनी चाहिए, चयन प्रकाश मुझे बोलता हुआ दिखना चाहिए, मीनू, तरंग, सुनील लखावत। सर ये तो आप ही हो? हाँ ये तो मैं ही हूँ, ओके सर। हाँ, मीनाक्षी, वात्सल्य, जिनके भी कैमरा ऑन है, मुझे सबको बोलते हुए दिखने चाहिए। यस, गुड वन। बोलो क्या है? एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट विच वायलेट्स, अब्रिजेस और कॉन्ट्रावीन्स एनीथिंग इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ लॉ। है ना, घर वाले भी ऐसे होना चाहिए। क्या हो गया बच्चों को एकदम से क्या बोलने लगते हैं ये? है ना? यस, जोर से बोलो। एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट विच, अगेन थ्री वर्ड्स, वायलेट्स, अब्रिजेस और कॉन्ट्रावीन्स एनीथिंग इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ना एनीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है? एनीथिंग, एनीथिंग इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ लॉ। पार्ट 3 के किसी भी चीज को अगर आप वॉयलेट, अब्रिज और कॉन्ट्रावीन कर रहे हो, है ना, वो लॉ नहीं हो सकता। सो एनीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। करेक्ट, यहां तक समझ आ गया? यस, याद हो जाएगा। फिर से मेरे साथ एक बार बोलना। क्या क्या है? एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट, फिर विच, फिर वापस थ्री वर्ड्स, violates, abridges, contravenes anything in part 3 of the constitution is not a law, is not a law, is not a law। अब देखो क्या होता है। अब सर ये ना मतलब ये सब कुछ ना सर आ कैसे कह सकता है? अब देखो इसमें से पहले तो ये डेफिनेशन ना सर पहले थी। सर अभी ये डेफिनेशन नहीं है, मतलब हाँ अभी ये डेफिनेशन नहीं है सर, मतलब अभी याद दिला दी आपने पूरी की पूरी। मैंने तो याद भी कर ली पूरी की पूरी, और अब आप कह रहे हो कि ये नहीं थी। बेटा तुम्हें थोड़ा सा हिस्ट्री में समझोगे ना, हाँ सर, तो इसमें से ना एक शब्द उड़ गया। सर एक शब्द उड़ गया, हाँ। एनी अमेंडमेंट वाला जो वर्ड ना, हाँ सर, वो शब्द उड़ गया। सर कब उड़ा वो शब्द उड़ गया 1971 में। सर ऐसे कैसे उड़ गया सर? बेटा उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी ना, हाँ सर, सर मैडम की गवर्नमेंट, हाँ मैडम की गवर्नमेंट, मैडम की गवर्नमेंट ने उस साल 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, और उस टाइम में 1971 में आपके पास अमेंडमेंट वर्ड को जो है यहाँ से हटा दिया गया। सर उन्होंने ऐसा क्यों किया? बेटा एक साल को देखो ना एक बार। अच्छा हाँ सर, सर याद आ गया सर, हाँ बस साल को देखो ना।
साल के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, आपको सब इंडियन हिस्ट्री, मतलब इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको पूरी समझ में आ जाएगी, अगर आप जस्ट इस ईयर के ऊपर फोकस करो तो। यस सर। तो यहाँ से अमेंडमेंट वर्ड को जो है आपके पास यहाँ पे हटा दिया जाता है। ओके सर, गुड वन सर। तो यहाँ से फिर आपके पास अमेंडमेंट वर्ड हट जाता है, तो फिर क्या बचा सर? एनी ऑर्डर, एनी action, any legislation which violates, abridges or contravenes anything in part 3 of the constitution is not a law. ओके सर, ओके सर। तो सर लॉ जो है वो गवर्नमेंट कैसे कैसे पास कर सकती है ना? हमको कैसे पता चलेगा कि भाई गवर्नमेंट जो है वो लॉ पास कर रही है, या आपके पास जो है वो चीजें आपके पास यहाँ पे आई हैं? तो देखो लॉ जो है आपके पास कई तरीकों से आ जाता है। तो लॉ क्या क्या इंक्लूड करता है आपके पास यहाँ पे? तो ये लॉ आपके पास यहाँ पे किसी ऑर्डिनेंस के थ्रू आ सकता है। सर ये ऑर्डिनेंस क्या होता है बेटा? पॉलिटी आगे आगे पढ़ोगे सारा कुछ समझ में आएगा। ओके सर। फिर कोई ऑर्डर आपके पास हो सकता है, जो आपके पास कोई लॉ से आपके पास यहाँ पे आए। ओके सर। कोई रेगुलेशन आपके पास यहाँ पे हो सकता है। ठीक है सर। कोई नोटिफिकेशन आपके पास यहाँ पे हो सकता है। ठीक है सर। कोई कस्टम भी आपके पास यहाँ पे हो सकता है, कस्टम और यूजेस। यस सर। तो जो कि आपके पास ना टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आपके पास है। तो ये सब कुछ ही आपके पास यहाँ पे इंक्लूड जो है वो होता है। सर एक बार ना आर्टिकल 13 फिर से दिखाओगे? हाँ दिखाऊंगा, अच्छा हुआ। सर एक बार दिखाओ तो सर। हाँ सर। सर आर्टिकल 13 ये रहा। सर आर्टिकल 13 कह रहा है एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन विच वायलेट्स, अब्रिजेस और कॉन्ट्रावीन्स एनीथिंग इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ लॉ। यस, तो क्या हुआ तुम्हें इसमें डिस्कस? सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दैट इट इज आर्टिकल 13 जो कि हमको ये बता रहा है कि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू कराया जा सकता है, और इंडिया में यहीं से जुडिशियल रिव्यू की बातें जो है वो होती है। देखो मैं यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ। यस सर। और यहीं से आपको अपने मेंस का एक आंसर भी प्रिपेयर करना है। यस सर। सर क्या सवाल? तो क्लैरिटी हमको ये लेनी है कि क्या ये सिर्फ आर्टिकल 13 है जो आपको जुडिशियल, ये बात बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 13 जो है आपको डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है। बट हमको ये भी पता होना चाहिए दैट इट इज नॉट ओनली आर्टिकल 13, है ना? इट्स नॉट दैट ओनली आर्टिकल 13 इज दैट विच प्रोवाइड्स यू जुडिशियल रिव्यू, है ना, जो आपको डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि आपके पास जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट, सॉरी, कोर्ट्स को जो है यहाँ पे आपको मिलता है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज जुडिशियल रिव्यू मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके पास आता है ना? प्रीलिम्स में आपके पास क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू जो टर्म है, जैसा एक बार मेरे को रेड पेंसिल, हाँ, ये जो जुडिशियल रिव्यू टर्म है, हाँ सर, इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं है, बट प्लीज ध्यान रखना इम्प्लिसिटली, ये ना इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वर्ड का बहुत बड़ा गेम है, ध्यान रखना। एक्सप्लिसिटली कहीं पे भी मेंशन नहीं है, मगर इम्प्लिसिटली हमको यहाँ पे ये जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो मिलती है। तो ये जो टर्म है ना आपके पास, ये द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज इम्प्लिसिटली प्रोवाइडेड थ्रू सेवरल आर्टिकल्स। यहाँ पे लिख करके कमेंट कर देंगे, या सिर्फ इसको इम्प्लिसिट, ये सिर्फ यहां तक रखेंगे, ठीक है? ये यहां से लेकर के और यहां तक प्रोवाइडेड तक रखेंगे, और फिर इसके आगे लिख देंगे कमेंट। और ये आपके लिए ना मेंस का एक क्वेश्चन बन गया, ये आपके लिए यूपीएससी मेंस का जो है वो एक सवाल का पूरा बन जाता है। तो आपको वो सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए जो कि आपको यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो देते हैं। करेक्ट, जो कि जुडिशियल रिव्यू की पावर आपके पास यहाँ पे देते हैं। सो इट इज आर्टिकल 13 जो आपको जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। उसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 32 आप देखते हो, विच गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इश्यू रिट्स। ये भी जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। आर्टिकल 226 है, जहां के थ्रू आप हाई कोर्ट्स के थ्रू आप रिट्स को इश्यू कर सकते हो। वो भी आपको यहाँ पे क्या करता है? जुडिशियल रिव्यू का पावर देता है। फिर आर्टिकल 131 से लेकर के 136 तक है, विच गिव्स द कोर्ट्स द पावर टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट। ये भी क्या करता है? जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। 137 जो कि क्या कर सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को खुद को ही पावर मिलती है कि वो खुद के ही दिए हुए जजमेंट्स को फिर से रिव्यू कर सके। ये भी क्या है? जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 372/1, फिर 251 है, 245 है। ऐसे ही इतने सारे आर्टिकल्स हैं जो कि आपको क्या करते हैं? जुडिशियल रिव्यू का जो है वो बारे में बताते हैं। अब देखो क्या होता है, कैच यहाँ पे ये है कि क्या होता है, हम सबको ये याद कर लेते हैं सर आर्टिकल 13 मतलब जुडिशियल रिव्यू। बट यूपीएससी ना कई बार ये वाले आर्टिकल्स भी ना ऑप्शंस में, प्रीलिम्स में दे देती है, और आप लोग ना सिर्फ 13 को सेलेक्ट करके आते हो और इनको सेलेक्ट करते नहीं हो। तो प्लीज ध्यान रखना, देर आर अदर आर्टिकल्स ऑल्सो जो कि आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ सर आप इस स्लाइड के थ्रू एक्चुअली हमें क्या कहना चाहते हो?
Got it? Say GI in the chat box. Say GI in the chat box. If you understood what I wanted to say through this slide, please say GI in the chat box. Correct? Good one, good one, good one, good one. Yes, good one. Good one, good one, good one. Yes, good one. श्रेयांश प्रसाद, चलो सबको समझ आया है. गुड वन. यस, गुड वन. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो आर्टिकल नंबर 12 किया. यस सर. आर्टिकल नंबर 13 किया. यस सर. नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर सर 15. अरे नहीं, पहले 14 तो पढ़ेंगे. यस सर. सो नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 14. सो आर्टिकल 12 डन, आर्टिकल 13 डन. नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 14. आर्टिकल नंबर 14. अब देखो आर्टिकल 14 जो है वो क्या कहता है आपको. आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट जो होता है ना, स्टेट, हाँ सर, इट शुड नॉट डिनाई. इट शुड नॉट डिनाई. स्टेट को जो है वो डिनाई नहीं करना चाहिए. क्या चीज सर? किसको सर? एनी पर्सन को. अब देखो एनी पर्सन का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन का मतलब एनी पर्सन होता है, कोई भी इंसान है सर. सो स्टेट शुड नॉट डिनाई एनी पर्सन. क्या चीज सर? इक्वालिटी. क्या चीज नहीं डिनाई करनी चाहिए? इक्वालिटी जो है वो डिनाई नहीं करनी चाहिए. ओके सर. तो इक्वालिटी सर ठीक है. अब देखो ये जो इक्वालिटी आपके पास होती है, ये भी देखो यहाँ पे आपको किस तरीके से मिलती है. तो दो कंपोनेंट्स आपके पास यहाँ पे होता है. पहला कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट आपके पास है इक्वालिटी बिफोर द लॉस. पहला कंपोनेंट क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ. एंड दूसरा कंपोनेंट आपके पास होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. यानी अब देखो दो बातें यहां पे. सबसे पहली बात क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ. कि हम लॉ के आगे सबको एक नजर से देखेंगे. कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को पहली बात समझ में आई? इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब इन माई आईज ऑल ऑफ यू आर सेम. इन माई आईज ऑल ऑफ यू आर सेम. yes, it is equality before the law. Then what do we mean by equal protection of the laws? कि सभी के हकों की रक्षा भी होनी चाहिए. कोई अमीर है उसके हक अलग हैं, कोई गरीब है उसके रेस्पेक्ट में उसके हक अलग होंगे. उसके भी हकों की रक्षा होनी चाहिए. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ इट. सो आपके जो हक हैं उनकी भी रक्षा हम करें. करेक्ट? वी विल सेव गार्ड दैट ऑल्सो. सो इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन्स यू ऑल आर सेम इन माई आईज. एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज मीन्स आपके भी सारे सभी के जो राइट्स हैं उनकी उनको भी सेफ गार्ड करना है. क्लियर? यस. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. अब देखो यहाँ पे ना कुछ एक चीजों को ध्यान रखना. देखो आपके पास ना यूपीएससी यहाँ से दो तीन चीजों को लेकर के क्वेश्चन पूछती है. सबसे पहला ये, क्योंकि मैंने एनी पर्सन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया ना, हाँ सर, तो यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो एनी पर्सन सभी को यहाँ पे अवेलेबल है. यस. ठीक है. सभी को यहाँ पे अवेलेबल है. तो मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ना, ये सर, वो सबको अवेलेबल है. अब मतलब कोई इंडियन है तो उसको भी अवेलेबल है, कोई इंडिया से बाहर आया तो उसको भी अवेलेबल है ना. सभी को, एनी पर्सन, सभी को जो है यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है. बट ना एक नंबर याद करना. सर नंबर क्या है? एक नंबर याद तो करो. ओके सर. 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30. ये अभी ही याद कर लो. यस. 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30. यस. ये फंडामेंटल राइट्स ओनली एंड ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया को ही अवेलेबल हैं. उस फंडामेंटल राइट को कभी भी लिखो ना तो एनी वर्ड मत लिख देना उसके आगे. यस. इनके अलावा जो भी हो वहां पे एनी पर्सन आएगा. करेक्ट? तो लिख लेना इनके आगे, दीज फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल, ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया. Only to the citizen of India. These fundamental rights are available to only the citizens of India. Yes, these fundamental rights are available to only the citizen of India. Okay sir. ओके सर. अब ना एक और पॉइंट है यहाँ पे, वो भी याद रखना. एक और पॉइंट है वो भी याद रखना. पहले याद हो गए 15, 16, 18 सब प्लस 2, 19, 29 एंड 30.
दीज फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ओनली, इसके अलावा वाले एनी, एनी। सर इसका मतलब हम पूरे दुनिया में सभी के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मतलब अगर कोई हमारा, कोई स्टेट है, यस, कोई इंसान है जो कि हमारे एनिमी स्टेट में आता है, उसके फंडामेंटल राइट्स की गारंटी हम नहीं करते। यस, सो लिख लेना, नो फंडामेंटल राइट्स shall be available to enemy aliens, to enemy aliens। एनिमी एलियंस को किसी तरह के कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो नहीं मिलते हैं। अच्छा सर, सर ये एनिमी एलियंस कौन होते हैं? विच आर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, विच आर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, विच, ठीक है, ऑफ द कंट्री, कौन से? विच इज इन वॉर विद इंडिया, विच इज इन वॉर विद इंडिया, जो कि इंडिया के साथ कैसी है, लड़ाई में है। ओहो सर, मतलब जो हमारे वो पड़ोसी मुल्क के जो लोग हैं, हाँ, उनकी, उनका कोई फंडामेंटल राइट की हम हक, हम उनकी रक्षा करेंगे ही नहीं? क्यों नहीं करेंगे भैया, बिल्कुल करेंगे। सर वो तो हमारे साथ कांस्टेंट वॉर में होता है सर। आपने सुनील शेट्टी को बोलते हुए नहीं सुना क्या कि वी आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान सर? बोलता है ना वो ऐसे करके। यस सर, वी आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान सर। नहीं, लड़ाई करना एक अलग चीज होती है, प्लीज समझना। चाहे बालाकोट हो, चाहे एयर स्ट्राइक्स हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, बट वी आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। स्टेट ऑफ वॉर जब तक डिक्लेयर नहीं करते ना, प्रेसिडेंट आकर के डिक्लेयर करते हैं कि यस वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद दैट कंट्री, उसके बाद होता है वो वॉर, है ना। आमने सामने ऐसे ही किसी के साथ लड़ रहे हो, उसको स्टेट ऑफ वॉर नहीं कहते हैं। अंडरस्टूड? यस, करेक्ट। तो उनके हकों की रक्षा भी हम करेंगे। डन। सो आर वी डन विद दिस एनिमी एलियंस? एनिमी एलियन वर्ड समझ आया? एनिमी एलियंस, जिसके साथ हम वॉर में होते हैं, उस कंट्री के लोगों के हकों की रक्षा हमारे ऊपर नहीं है। करेक्ट, वी डोंट गारंटी दैट। ठीक है, यस। और एनिमी एलियंस किसको बोलेंगे? जो कंट्री हमारे साथ वॉर में है। तो क्या सर हम ऐसे ही किसी से लड़ते हैं, वो बार बार हमारे साथ कभी भी टेरर अटैक करते रहते हैं, फिर हम भी उनको पकड़ पकड़ के मारते हैं, तो क्या सर हम उनके लोगों के हकों की रक्षा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, हमने बोला नहीं है कि हम जो है वो वॉर के मतलब वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। करेक्ट, अंडरस्टूड? चलिए, गुड वन, गुड वन। यस, चलो सर। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं है। सर एक बार ना, ये जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इसके ऊपर भी जो है थोड़ी सी क्लैरिटी जो है हमको चाहिए। तो चलो उसको भी समझते हैं। सो हमने आर्टिकल 14 के अंदर दो चीजें पढ़ी, क्या क्या? एक तो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यस सर। और एक क्या है? एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब इन दोनों को ही समझते हैं, इक्वालिटी ऑफ बिफोर द लॉ क्या होगा एंड इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ क्या होगा। जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है आपके पास, यस सर, ये आपके पास इंग्लिश लॉस का कंसेप्ट है। कहाँ से आया आपके पास? इंग्लिश लॉस का जो है कंसेप्ट है। जबकि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज है, ये कहाँ से आया आपके पास? अमेरिकन लॉ से आपके पास। सो ये अमेरिकन लॉ का कंसेप्ट है ये आपके पास। करेक्ट, जैसा जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, यस सर, ये कैसा है? ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है ना, ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। हम रेस्ट्रिक्ट करें, सरकार रेस्ट्रिक्ट करेगी, सरकार इंपोज करेगी, नेगेटिव सेंस में आपके पास आएगी। यस, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आपके हकों की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो ये कैसा है? ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। दिस इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट। क्लियर? तो ये तो बेसिकली क्या कहता है? ये कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन द आईज ऑफ द लॉ, है ना, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है हम लोग यहाँ पे जो है वो नहीं करेंगे आपके स्टेटस को लेकर के, आपकी पोजीशन को लेकर के। तो ये तो क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कहाँ पे? इन द आईज ऑफ द लॉ, के कानून की नजरों में सब समान है ना, किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, नो देख रहे हो, नो, मतलब नेगेटिव कॉन्सेप्ट, नो। यस सर। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कहीं कहीं पे आपको डिस्क्रिमिनेशन करना भी पड़ेगा। सर मतलब ये कहता है डू रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन।
डू रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। सर मतलब मैं समझा नहीं, मतलब जैसे एक बात सुनो, एजुकेशन जो है सभी को मिलनी चाहिए, हम किसी के भी एजुकेशन के राइट्स को नहीं छीनेंगे, करेक्ट। इसलिए हम सबके लिए एजुकेशन लेकर के आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे एजुकेशन की फीस है 5 लाख रुपए, बट मैं सबको दूंगा, है ना। संतोष आया उसको भी 5 लाख में एडमिशन, संजू आया उसको भी 5 लाख में एडमिशन, संध्या आई उसको भी 5 लाख में, सबसे किसी से 10 लाख, किसी से 6 लाख, कुछ भी नहीं, है ना। मेरे लिए सब समान, सबसे 5-5 लाख रुपया, करेक्ट। ये क्या किया, सबको एक नजर से देख लिया। बट मान लो संजू पढ़ना चाहता है, संतोष पढ़ना चाहता है, ही इज नॉट हैविंग मनी, है ना, ऐसा कुछ है, कोई फैमिली कंडीशन है, कुछ भी है, तो इससे तो देखो एजुकेशन सबका राइट है। ये क्या है, ये क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि हम सबको एजुकेशन का राइट देंगे। बट जब आप देखते हो कि कुछ लोगों के पास वो फीस नहीं है, या किसी कोई वुमेन है ना, बच्चे हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके कोई कास्ट है आपके पास है, यस, जो बैकवर्ड एरिया से हैं या बैकवर्ड लोग हैं, उनके लिए हमको रीजनेबल सॉरी हमको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने पड़ेंगे, है ना। हमको उनको मतलब एक एक लेवल के ऊपर लाने के लिए हमको वहां पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता है। हम उनको बेसिकली फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट, समझे। तो ये आपके पास क्या होगा कि रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, किसके लिए, फॉर इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ। हमको सबको एजुकेट करना है, हमको इसका इफेक्ट चाहिए, तो इसके इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ के लिए हम यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। कितने लोगों को समझ आए, से आई इन द चैट बॉक्स, यस, से आई इन द चैट बॉक्स। मेरे को पूरे 42 लोग हैं, 42 का आई 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 चाहिए, यस, से आई इन द चैट बॉक्स, गुड वन, यस, गुड। गुड मैथिली, गुड तरंग, गुड ओम प्रकाश, अंकिता, दिशा, मीनाक्षी, मुस्कान, ऋषभ, काजल, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, यस, गुड वन, मानसी, गुड, गुड, गुड वन, गुड वन, गुड वन। सो क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज नेगेटिव कंसेप्ट, बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट। इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन, आपके स्टेटस के रिस्पेक्टिव में हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। वेरएस इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज क्या कहता है ये आपको, यस, दैट वी विल डू रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करेंगे, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करेंगे, यस, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। चलो, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन है करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इनमें से कौन सा है जो कि अमेरिकन लॉ से लिया गया है, यस, अमेरिकन लॉ कंसेप्ट कौन सा है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, सी, which one is from American concept of law, which one is the American concept of the law, yes, equal protection वाला, equal protection वाला, which one is negative, negative सेंस किसका होता है, नेगेटिव सेंस किसका होता है, equality before the law, yes, EBL, equality before the law, good one, good one, good one, good one. What are the three organs of the state, what are the three organs of the state, what are the three organs of the state, what are the three main organs of the state, what are the three organs of the state, LEJ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, किसने दिए ये, किसने दिए, किसने दिए हैं ये, कौन बताता है इनके बारे में, व्हाट्स द नेम, मॉन्टेस्क्यू, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, ओके, गुड वन, यस, गुड वन, गुड वन। कौन सा वो केस था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला केस, क्या बताता है वो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला केस जो अभी हमने देखा था, क्या बताता है वो, क्या बताता है वो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला केस, 5 पॉइंट्स ऑफ विच डिफाइंस अदर स्टेट, है ना, अदर स्टेट क्यों बताता है, वो है, यस, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या है, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि फंडामेंटल राइट है ना ये सर, ये कभी भी एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है।
इनके ऊपर इसका मतलब कहीं कहीं पे आपके पास रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। तो क्या होता है, कई बार आपके पास ना प्रीलिम्स में लिखा हुआ आता है एक स्टेटमेंट कि फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट राइट्स, तो प्लीज ध्यान रखना दैट नो फंडामेंटल राइट इज एन एब्सोल्यूट राइट। कोई भी फंडामेंटल राइट जो आपके पास है वो एब्सोल्यूट राइट जो है वो नहीं होता है। तो इसका मतलब दे हैव, सो व्हाट दे हैव, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। क्या होता है, उनके पास रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो आपके पास यहाँ पे होती हैं। ओके सर, क्या होगा, नो फंडामेंटल राइट इज एन एब्सोल्यूट राइट, वहां पे आपके पास क्या होते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है आपके पास यहाँ पे होता है। अच्छा सर, सर एक और बात बताओ, बता रहा हूँ मैं, खुद ही बता रहा हूँ, यस सर ठीक है। तो एवी डाइसी जो आपके पास होते हैं, यस सर, उन्होंने कहा कि लॉ के ना तीन रूल होने चाहिए, तभी ना वो आपके पास यहाँ पे लॉ को लॉ लॉ है लोग मानेंगे, अदरवाइज ऐसे ही जो है वो मानेंगे। सो उन्होंने दिए हैं रूल ऑफ लॉ। अच्छा सर, एंड उन्होंने बताया तीन प्रिंसिपल्स कि अगर आपको रूल ऑफ लॉ लाना है तो फिर तीन प्रिंसिपल्स जो है वो एक मतलब वो लॉ ना तीन प्रिंसिपल्स को सेटिस्फाई करते हुए आपके पास यहाँ पे हो, मतलब जो लॉ है आपकी कंट्री में वो तीन प्रिंसिपल्स को सेटिस्फाई करते हुए अगर होंगे तभी आपके यहाँ पे आपकी कंट्री में रूल ऑफ लॉ है ना, कि भाई कानून का राज चल पाएगा। अदरवाइज कानून का राज ना आपकी कंट्री में चल नहीं पाएगा। अच्छा सर, सर क्या क्या होना चाहिए, तो तीन कंपोनेंट, सबसे पहला एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। भाई लॉ जो है, क्या कहते हैं लॉ, हमारे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि भाई कंट्री में सबसे बड़ा कौन है, तो कंट्री में कानून सबसे बड़ा है। जब तक कानून को आप सबसे बड़ा नहीं मानोगे, और अगर आपने किसी इंसान को, किसी संस्था को, है ना, किसी इंस्टीट्यूशन को कि भाई पार्लियामेंट सबसे बड़ी है, गवर्नमेंट सबसे बड़ा है, या जुडिशरी सबसे बड़ी है, अगर आपने ऐसा मान लिया, इवन देखो देखो पार्लियामेंट हम क्या मानते हैं, सबसे बड़ा कौन है, पार्लियामेंट। बट पार्लियामेंट अगर कोई लॉ लेकर के आता है तो उसको भी कौन नकार सकता है सर, उसको भी सर इमरजेंसी के टाइम में जुडिशरी इन्वॉल्व होती है क्या, या इमरजेंसी में, हमारे इमरजेंसी के ऊपर हमने बहुत अच्छा लेक्चर कर रखा है ना, पूरा का पूरा, पहले उसको पूरा समझो। इमरजेंसी, इमरजेंसी की पूरी स्टेट क्या थी हमने वो भी बता रखी है ना, किस टाइम में इंडिया में किस तरीके से इमरजेंसी वगैरह लगी थी उसको देखो। उसके बाद इमरजेंसी कैसे लगती है वगैरह, उसके क्या पॉइंट्स है वो भी सारा डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, अब देखो समझो। सो हम देखो पार्लियामेंट आपके पास लॉ लेकर के आती है, बट वो लॉ सही है नहीं है हम उसको जुडिशरी के थ्रू चैलेंज कर सकते हैं। बट क्या जुडिशरी अपने मन मर्जी से काम करती है क्या, नहीं ना। जुडिशरी भी क्या देखती है, कानून को देखती है कि कानून क्या कहता है। सो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, लॉ। सो देयर मस्ट ऑलवेज बी सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। और इसीलिए हम सबसे इंडिया में कहते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा, सो एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ जो है आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर वो लॉ कहीं भेदभाव करता हुआ तो क्या लोग उसको मानेंगे क्या, नहीं ना सर, नहीं मानेंगे ना। इसका मतलब आपके पास होनी चाहिए इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सो एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, एंड आपके पास होनी चाहिए प्री डोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट, प्री डोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। ये जो है आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखना कि एवी डाइसी के अकॉर्डिंगली रूल ऑफ लॉ के तीन प्रिंसिपल्स क्या क्या है, क्या क्या है, सबसे पहला एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एंड प्री डोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट, प्री डोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। देन यहाँ तक, यस, आर वी गुड विद दिस, यहाँ तक सभी को समझ आया, यस, यहाँ तक सभी को समझ आया, यस। से मी इन द चैट बॉक्स, जैसे इसको यहाँ तक पूरा समझ में आया, से मी इन द चैट बॉक्स, से मी, से मी, गुड वन, गुड 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 गुड। चलो अब जरा आगे रखते हैं। यस, चलिए, यस डन यहाँ तक। चलिए जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं watch पे लगा, से मी इन द चैट बॉक्स। चलो अब देखो, सो आर्टिकल 12 डन, आर्टिकल 13 डन, आर्टिकल 14 डन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल नंबर 15, जुडिशियल रिव्यू भी डन। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लैक पेन, ब्लैक में ब्लैक नहीं, ब्लैक में रेड लेते हैं। अब देखो आर्टिकल 15 को समझते हैं। आर्टिकल 15 बिना वैसी बातें करता है, क्या कहता है ये, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, अगेन क्या है, नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी, देख रहे ना, एनी सिटीजन
ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, कि कभी भी स्टेट को, सबसे पहले तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, सबसे पहले ना ये टर्म्स याद करो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये क्या क्या है, RRCSP, ये याद होना चाहिए। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यस, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, कि इनकी बेसिस के ऊपर किसी के साथ किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है, बस सिंपल यही है लॉ। क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस के ऊपर किसी के साथ किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है। यस, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें ये आपको किसी के तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है आपको यहाँ पे नहीं करना है। करेक्ट? यस सर। डन यहां तक सभी को? यस सर। सो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ द रिलीजन, ठीक है, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। यस सर। अब देखो सब क्लॉज 2 इसमें ये क्या कहता है, द स्टेट shall on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to। तो यहां पर ना आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो एक बार, एक्सेस टू शॉप्स है ना, कि भाई किसी दुकान के ऊपर आप जाने से मना कर दो, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, प्लेसेस ऑफ द पब्लिक एंटरटेनमेंट है, यहाँ पर नहीं कर सकते। और यूज ऑफ वॉल्स है, टैंक्स हैं, बाथिंग घाट्स है ना, ये जो आपके नहाने के लिए वगैरह होते हैं, रोड्स है, प्लेसेस हैं, आप कहीं पे भी मना जो है वो नहीं कर सकते। फिर अगेन, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल, ये थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children। मतलब यहां पर वो क्या कर रहा है, यहां पे वो कह रहा है कि हम इनके लिए अलग से लॉज जो है वो बना सकते हैं। तो सर इसका मतलब हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं अगर, यस, इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। यस, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, क्या बोलोगे आप इसको, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, या फिर इसी को डिफेंसिव सेपरेशन भी बोला जाता है, डिफेंसिव सेपरेशन भी बोला जाता है। क्या किया आपने, यस, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया है वुमेन्स को, चिल्ड्रंस को, यस, जब तक कि वो लेवल में ना आ जाए, वो लेवल अप में ना आ जाए, ठीक है। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे स्टेट जो है वो करने के लिए कहता भी है। क्लियर यहां तक सभी को? तो ये याद रखना है, बिल्कुल सर। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो इसी को, सो नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन फॉर द शेड्यूल। मतलब देखो, अभी तक वुमेन के लिए था, चाइल्ड के लिए था, अब SC ST है ना, शेड्यूल क्लास के लिए, उनके लिए भी आपके पास आ गया कि भाई इनके लिए भी जो है, इनके उत्थान के लिए भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, आप लॉ जो है वो बना सकते हो। क्लियर यहां तक सभी को? यस सर। उसके बाद यहीं पे आप आगे देखते हो तो आपके पास और भी बातें होती है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन द सब क्लॉज ऑफ वन आर्टिकल 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of the socially and educationally backward classes of the citizens, for the scheduled caste or the scheduled tribes, insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, other than the minority educational institutions referred to। यानी मतलब अगर मान लो आपने कोई एक स्कूल खोला, ये सब सर, इसमें किसी को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है, मगर मान लो आपने एक स्कूल खोला जो बिल्कुल माइनॉरिटी वालों के डेवलपमेंट के लिए ही खोला, हाँ सर, तो उसमें जो दूसरे हैं उनको आप मना कर सकते हो। ओ सर ऐसा, यस। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। सो दिस इज आर्टिकल नंबर 15। सर इतना पूरा इसको याद रखना है क्या? नहीं, देखो पूरा इसको जो है वो इतना आपको ऐसे याद रखने की जो है वो जरूरत नहीं है, बट आपको यहाँ पे ये चीज समझनी है, सिंपल, दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये याद रखना है। प्लस ये वाला पॉइंट याद रखना है कि सर डिफेंसिव सेपरेशन की बात जो है आपने यहाँ पे करी है, डिफेंसिव सेपरेशन की बात जो है आपने यहाँ पे करी है। क्लियर यहाँ तक? यस सर। चलिए, डन यहाँ तक? यस। गुड वन। हमने जब क्लास में इसको पढ़ा था तब वहां पे मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स और DPSP की एक कॉन्फ्लिक्ट भी, चंपारण, चना चंपारण दोरायरंजन केस वाला, उसको भी हमने वहां पे डिस्कस किया था।
तो आपको जाके उसको उस क्लास को भी रिवाइज करना है ना, ताकि आपको उस टाइम के वो केसेस जो हमने पढ़े थे जिनको डिस्कस किया था ना, वो भी आपको याद आएंगे, समझोगे आपके क्या था क्या नहीं था। यहाँ पे हम स्टिक करेंगे फंडामेंटल राइट्स को लेकर के ही, इसलिए हम उसको यहाँ पे नहीं करेंगे। यस, गुड वन गुड वन। सो आर्टिकल 12 डन, आर्टिकल 13 डन, आर्टिकल 14 डन, आर्टिकल 15 भी डन। नेक्स्ट चलते हैं आगे के आर्टिकल्स के ऊपर। चलो सर। यस, रेडी? बोर तो नहीं हो गए? मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा? हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग से ईजे, ईजे, ईजे इन द चैट बॉक्स? यस सर, एंजॉयिंग। ईजे, गुड वन, गुड वन। ई एच क्या होता है? अच्छा, ईजे, गुड, यस। एंजॉयिंग, ईजी, राहुल कामादुली, मुस्कान ईजे, अंकिता ईजे, राहुल कामादुली ईजे, गुड वन, गुड 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 गुड। यस, गुड। चलो गुड, तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, सो आर्टिकल 15 डन, नेक्स्ट लेट्स मूव टू आर्टिकल नंबर 16। अब देखो आर्टिकल 16 क्या कहता है, फिर से अब आर्टिकल बहुत है ना, जो डीप में पढ़ने वाले थे वो थे, अब इनको समझते हैं वापस। देखो ये क्या कहता है, आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर दी ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। कि भैया सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके पास यहाँ पे मिलेगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब यूपीएससी का फॉर्म आया, हाँ सर, सब भर लो। सर आपको पता नहीं है, उसमें ना आपके पास यहाँ पे लगा जाता है कि सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए बेटा, वो एलिजिबिलिटी है। अगर तुम ग्रेजुएट हो, अगर तुम सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता यूपीएससी का एग्जाम देने से। ओह सर, यस। सो यहाँ पे क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सर ना गलत लॉ बनाया सर, मतलब यूपीएससी ने ये गलत किया सर, डायरेक्टली आईएएस बनने के लिए इसको यूज करो ना बेटा। अपॉर्चुनिटी दी है, एग्जाम गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी, तो इस वजह से आपके पास वहां पे एग्जाम एग्जाम भी जो है वो रखा गया है। अच्छा सर, सो आर्टिकल 16 क्या कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, सब जगह जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके सर, फिर क्या कहता है ये, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगेन वर्ड्स कौन से, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। यस सर, क्या क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। सर आपको पता है क्या, मैंने कई बार देखा है सर, क्या कोई स्टेट होता है ना सर, स्टेट, हाँ सर, वो ना अपने ही लोगों को नौकरी देता है सर, दूसरे लोगों को सर वो नौकरी देता ही नहीं है ना सर। वो हमको वहाँ के जो स्टेट वाले एग्जाम होते हैं ना सर, हाँ, वहां पे सर हमको तो फॉर्म भरने ही नहीं देते, तो सर वो तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं सर। ये तो लॉ इसका मतलब गलत हो गया। बेटा गलत नहीं हुआ, सब कुछ सही है सर, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शंस भी तो हैं। स्टेट अपने ही लोगों के लिए, वहां पर उनके उत्थान के लिए लो जो है वो लॉ बना सकता है, वो उन्हीं लोगों के उत्थान के लिए जो है वो रिजर्वेशन वगैरह जो है वो रख सकता है। करेक्ट यहाँ पे, सो इट एंश्योर्स दैट नो सिटीजन इज अनफेयरली ट्रीटेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया। हाउएवर एक्सेप्शंस, क्या है सर, एक्सेप्शंस, however exceptions can be made for providing special provisions for the backward classes। अब यहाँ पे दो चीजें और पढ़नी होती है, एक क्या है सर, एक तो आपके पास होता है जिसे हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल, एक आपके पास होता है जिसको बोलते हैं कंसिक्वेंशियल, हाँ, सीनियोरिटी, कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी। तो सर कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है, कैरी फॉरवर्ड रूल कहता है इफ रिजर्व्ड सीट फॉर अ पोस्ट आर नॉट फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अ रिजर्व्ड कैटेगरी, दो सीट्स आर कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट। अच्छा अच्छा, मतलब तुमने एक बार वैकेंसी निकाली और तुमने कहा 10% सीट्स या लेट से 20 सीट्स आर फॉर एससी। अच्छा सर, फिर क्या हुआ, फिर तुम्हारे रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आने के बाद लेट से जो है 15 लोगों ने ही रिपोर्ट किया। अच्छा सर, पांच क्या रह गई, वैकेंसी रह गई। सर दूसरे लोगों को यहाँ पे लाके बिठा दो, नहीं बिठाएंगे। जब अगली बार वैकेंसी निकालेंगे ना, हाँ सर, इस पांच को भी वहां पे ऐड करेंगे, और इस बार 20 + 5 25 कर देंगे। ओहो सर, ऐसा? यस। और ये पूरा का पूरी सीट्स कैसी हो जाएगी, रिजर्व सीट्स जो है वो हो जाएगी। इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। और दूसरा क्या है, कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी, मतलब दिस प्रोविजन अलाउज रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट टू मेंटेन सीनियरिटी ओवर जनरल कैटेगरी पीयर्स। तो ये चीज भी जो है आपके पास यहाँ पे चलती है। तो आर्टिकल 16 को लेकर के ये सारा याद रखना होता है, आर्टिकल 16 दिस दिस एंड प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट एक्सेप्शंस, ये सब।
सर ना, रिजर्वेशन की कहानी पढ़ाओ ना पूरी। बेटा वो पूरा एक अलग ही टॉपिक होता है। यस सर। गवर्नेंस पढ़ेंगे ना, हाँ सर। उसमें पूरा पढ़ा जाता है। अच्छा सर, ठीक है सर। क्लियर सभी को? यस सर। तो कई बार क्या होता है ना, जो लोग आप लोग पॉलिटी वगैरह पढ़ते हो ना, आप लोग इसी में साथ के साथ चलते जाते हो, ऐसे भी नहीं, हर टॉपिक की एक जगह है कि कौन सी चीज कहाँ पे पढ़ा जाता है। जैसे अब मध्य प्रदेश, हाँ बहुत सारे स्टेट होते हैं जो ये चीज आपके पास यहाँ पे करते हैं, तो ये उनको भी तो वोट्स वगैरह लेने होते हैं ना अपनी गवर्नमेंट से, सॉरी अपने स्टेट के लोगों से। तो इस तरीके की लॉस जो है आपके पास यहाँ पे वो बनाती है। सो कौन कौन से आर्टिकल्स हो गए? यस। व्हाट इज द नंबर ऑफ द आर्टिकल विच डिफाइंस स्टेट? जल्दी। स्टेट को कौन डिफाइन करता है? कौन सा आर्टिकल है जो कि स्टेट को डिफाइन करता है? आर्टिकल नंबर 12। यस। गुड वन। अच्छा, आर्टिकल 13 क्या बताता है? कि कौन लॉ है या कौन लॉ नहीं है? आर्टिकल 13 क्या बताता है? कौन लॉ है या कौन लॉ नहीं है? यस। प्लीज ध्यान रखना। इट टॉक्स अबाउट व्हाट इज नॉट अ लॉ, है ना? व्हाट इज नॉट अ लॉ। इट टॉक्स अबाउट व्हाट इज नॉट अ लॉ। गुड वन। कौन से आर्टिकल में हमने पढ़ा इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज? इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। गुड वन। ओके, गुड वन। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास आता है आर्टिकल नंबर 17। अब ना छोटे छोटे से आर्टिकल्स हैं, फटाफट से खत्म करते हैं, है ना? ये सर, सर मैं चला जाऊं क्या? छोटे छोटे आर्टिकल हैं बेटा। क्वेश्चन तो तुम्हें मैं ही बताऊंगा ना यहाँ से कहाँ से आएगा। ओके सर। सो अंत तक बने रहना और लास्ट में मुझे एक बात भी करनी है। यस सर। सो आर्टिकल नंबर 17। यस सर। आर्टिकल नंबर 17 क्या करता है सर? अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है कि जो तुम छुआछूत वगैरह करते हो, जो पहले से आपके पास यहाँ पे चलता था, है ना, छुआछूत वगैरह के, तुम यहाँ पे पानी नहीं पी सकते वगैरह, है ना, या तुम तुम्हारे गाँव के नहीं हो, बाहर बैठो, दूर बैठो, नीचे बैठो, ऊपर, है ना, ये इस तरीके। सो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को पूरा का पूरा यहाँ पर आपके पास अबॉलिश जो है वो किया जाता है। सो अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया जाता है आपके पास यहाँ पे। और अगर कोई भी कोई भी अगर किसी ने भी ये अनटचेबिलिटी, छुआछूत जैसी अगर कोई भी चीज यहाँ पे करी, तो फिर आपको मिलेगी सजा। सर कोई कानून है क्या इसको लेकर के? हाँ है ना, कौन सा? अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955। अच्छा, फिर क्या हुआ सर? फिर कुछ नहीं, वो एक फोन करता है ना आजकल वो, है ना, कि कौन सा यूपी में चलता है ना आजकल, के फोन करके बोलते हैं कि तुम्हारा नाम ये था, हाँ सर, अब से तुम्हारा नाम ये है, जैसा। तो वैसे ही इसके साथ भी फोन आ गया, सर मतलब इसके पास भी एक दिन फोन आया कि अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ऑफ 1955। बोले हाँ सर। बोले आज से तुम ना प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ऑफ एक्ट ऑफ 1976 हो। मतलब इसी को रीनेम करके आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 जो है वो कर दिया जाता है। यस सर। सो इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं ऑल इंडियन सिटीजन शुड हैव एक्सेस टू एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। कि जनरल पब्लिक के लिए कुछ भी मिलता है, यस सर, वो सबको, सबके लिए जो है वो अवेलेबल है। बट यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम क्या है? कि यहाँ पे कहीं पे भी अनटचेबिलिटी को ना, हाँ सर, डिफाइन ही नहीं किया गया। सर डिफाइन ही नहीं किया गया, हाँ मतलब वही बात कि सब कुछ गा दिया, सारी चीजें कर दी, पर क्या नहीं करना है वो तो बताया नहीं कि ये क्या है, क्या ये है ना। तो अनटचेबिलिटी को लेकर के सारी बातें कर दी कि कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं करेगा। अगर तुम अनटचेबिलिटी करोगे तो हम तुमको इतनी इतनी सजा कर दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे पर ये तो बताओ अनटचेबिलिटी है क्या? किसको बोलोगे आप अनटचेबिलिटी? है ना, किसको बोलोगे अनटचेबिलिटी? यस सर। सो द टर्म अनटचेबिलिटी हैजंट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं पे भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आपके पास यहाँ पे नहीं डिफाइन जो है वो किया गया है। ये आपके पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है वो चलती है। बट हाउ एवर कई बार केसेस में, है ना, आपके पास यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन तो हम नहीं कहेंगे, बट एक इंटरप्रिटेशन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो दे दिया जाता है। कैसा इंटरप्रिटेशन के सर? कि अगर आप किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो करते हो, है ना, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप करते हो बेस्ड ऑन सोशल डिसेबिलिटी, सोशल डिसएबिलिटी के थ्रू, या फिर किसी की बर्थ की वजह से, कि भाई आपका उस जगह के ऊपर बर्थ हुआ, या किसी कास्ट में बर्थ हुआ, या किसी भी तरीके से बेस्ड ऑन बर्थ, या फिर कोई सोशल डिसएबिलिटी, अगर इन चीजों को लेकर के आप किसी के साथ छुआछूत वगैरह करते हो, देन इट विल बी काउंटेड एज अनटचेबिलिटी। क्या बोलेंगे? इट में अनटचेबिलिटी आएगी। सर एक बात बताऊंगा क्या? अभी कुछ दिनों पहले ना सर मैं अपने गांव गया था। हाँ सर, गाँव। मैं ना सर, मैं ना मेरे एक दोस्त से मिलने गया था, वो ना गांव से बड़ा ही दूर रहता था। अच्छा सर। तो पहले तो सर वो गांव में हमारे साथ ही रहता था, मगर उसके बाद बड़ा ही दूर रहने लग गया। तो मैं ना सर उससे मिलने गया, तो मेरे को गांव वालों ने रोक लिया। सर रोक लिया, हाँ, गांव वालों ने सर मुझे रोक लिया। क्यों रोक लिया बेटा? सर गांव वालों ने मुझे बोला, हमने इसका किया है बायकॉट। क्या किया है? हमने इनका बायकॉट कर दिया है, इसलिए हमने इनको बाहर जा करके रहने के लिए जो है वो बोल दिया है। अच्छा सर।
तो सर हम क्या इनके अगेंस्ट में पूरा का पूरा केस कर दे सर, देखो सर अनटचेबिलिटी कर रहे हैं ये? नहीं सर, मतलब ये अनटचेबिलिटी नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, प्लीज ध्यान रखना, इंडिविजुअल बाइकॉट जो आपके पास होता है, इंडिविजुअल बाइकॉट, यस सर, इट इज नॉट कवर्ड इन अनटचेबिलिटी। इसको अनटचेबिलिटी में नहीं कवर करते हैं। यस, हाँ, पता चला तुम तुम्हारे घर वालों को बोल दो, है ना, घर वाले तुमको बोल दे कि घर से बाहर निकल जा, है ना, यस सर। हाँ सर। सर ना हम ऐसे कर सकते हैं क्या? यस सर। सर वो हमने ऐसे देखा है ना सर, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना सर, डोंट टच मी। हाँ सर, मैं अनटचेबिलिटी बोल दूं क्या सर उसको? बेटा ऐसे यूपीएससी की तैयारी करने आते हो तुम, क्या करते हो? Yes, sir, ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे मेरे से? क्लियर? यस सर। सो ये आपके पास होता है आर्टिकल नंबर 17। डन सभी को? तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ से आपके पास प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर, कौन सा आर्टिकल है, फिर कौन सा लॉ है, यस सर, फिर कौन से लॉ को रीनेम करके ये आपके पास बना, यस सर, फिर क्या अनटचेबिलिटी को कहीं पे भी डिफाइन किया गया है? नो सर। यस, ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चंस होते हैं कि क्या अनटचेबिलिटी यहाँ पे डिफाइंड है क्या? नहीं, उसको फॉरबिड किया गया, इट हैज बीन फॉरबिडन, बट इट हैज नॉट बीन डिफाइंड। प्लीज ध्यान रखना, इट हैज बीन फॉरबिडन बाय दिस आर्टिकल, बट अनटचेबिलिटी इज येट नॉट डिफाइंड। क्लियर? अभी तक इसको यहाँ पे डिफाइन जो है वो नहीं किया गया। क्लियर? यस सर। So the Mysore High Court gave its interpretation on the subject matter of Article 17 कि भाई untouchability हम किसको बोलेंगे? That is not, इन्होंने कहा, क्या कहा? In its literal or grammatical sense, but the practice as it had developed historically, कि भाई जिस तरीके से historical, आप लोगों ने पढ़ा है कि एक बार ना एक आया था हिस्ट्री ऑफ अनटचेबिलिटी, मैं उस आर्टिकल का अगर मेरे पास लिंक होगा ना कहीं पे इंडेक्सिंग में मेरे पास लिंक पड़ा होगा, आई शेयर इट विद यू पीपल, है ना, मैं इसको शेयर करूंगा उस आर्टिकल को पढ़ना जिसमें बाबा साहब के थ्रू बताया गया है, मतलब बाबा साहब का पूरा वो एक बताया गया है कि किस तरीके से हिस्ट्री, मतलब अनटचेबिलिटी आपके पास इंडिया में डेवलप हुई, कि कैसे आया, कैसे पूरा का पूरा अनटच इंडिया क्या, मतलब कहीं पे भी। I'll send you that the link of that article. It speaks about the social limitations imposed on particular classes of people as a result of their birth into particular caste, or as a result it excludes certain people from partitioning in social boycott, है ना, social boycott अगर आप करते हो, और from attending religious services among other people, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप जो है ये बोल दोगे। एक ये पॉइंट भी ध्यान रखना, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस आर्टिकल, दैट इट इज द ओनली आर्टिकल, ठीक है, अनटचेबिलिटी से बात करता हुआ ये आपके पास एक ओनली आर्टिकल है। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा है? एब्सोल्यूट नेचर है ये। मतलब यहाँ पे किसी तरह का कोई भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। नो एक्सेप्शंस गिवन इन दिस आर्टिकल, यहाँ पे किसी तरह का कोई भी एक्सेप्शन जो है वो नहीं है। सो आर्टिकल 17 जो आपके पास है, इट इज द ओनली आर्टिकल विच इज हैविंग एब्सोल्यूट नेचर। एंड एब्सोल्यूट नेचर का क्या मतलब है कि इसका किसी तरह का कोई भी एक्सेप्शन जो है आपके पास यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, कि कोई भी एक्सेप्शन जो है आपके पास यहाँ पे नहीं है। And with this, let us move towards the last article for today, and that is article number 18। ये क्या कहता है कि टाइटल्स को जो है वो अबॉलिश करना है। ये क्या करता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। कि स्टेट जो होता है ना, स्टेट, हाँ सर, वो किसी भी इंसान को किसी तरीके का टाइटल जो है वो नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? टाइटल्स जो है आपके पास यहाँ पे नहीं दे सकते हैं सर। टाइटल मतलब आप देखोगे हिस्ट्री में पहले आपके पास चलता था सर का टाइटल, ये टाइटल, वो टाइटल, तो सर ये टाइटल्स जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं मिल सकते। हाउ एवर यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है सर। एक्सेप्शंस मतलब कैसे? मतलब अगर तुम चाहो तो अकेडमिक टाइटल्स जो है वो दे सकते हो, तुम चाहो तो मिलिट्री से रिलेटेड टाइटल्स जो है वो आपके पास यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर मेरिट बेस्ड टाइटल्स जो होते हैं ये तीन ले सकते हैं। कौन कौन से? अकेडमिक, मिलिट्री एंड मेरिट बेस्ड। ये प्लीज ध्यान रखना। आर्टिकल 18 सेज स्टेट किसी तरह का कोई भी टाइटल नहीं देगा, यस सर, बट एक्सेप्शन क्या है, क्या क्या? अकेडमिक टाइटल दे सकते हो, मिलिट्री के टाइटल दे सकते हो, और मेरिट बेस्ड टाइटल जो है आपके पास यहाँ पे दिए जा सकते हैं। मेरिट बेस्ड टाइटल जो है यहाँ पे आपके पास दिए जा सकते हैं। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट। करेक्ट? यस सर। सर ना मेरे को टाइटल चाहिए, मेरे को सर मांगता है सर, मेरे को ना सर टाइटल चाहिए। सर आपका इंडिया जो स्टेट है, हाँ सर, वो मेरे को टाइटल नहीं देगा ना, हाँ सर नहीं देगा, कोई बात नहीं सर, मेरे पास बहुत पैसा है सर। फॉरेन कंट्री है ना सर, फॉरेन कंट्री है सर, मैं जाऊंगा एक दिन फॉरेन, जाऊंगा घूमने के लिए, हाँ सर, उनको मैं बहुत सारा पैसा दूंगा, और वहां से मैं टाइटल लेकर के आ जाऊंगा, और उसके बाद सब लोग मेरे को बोलेंगे सर सर सर, सर का टाइटल लेके आ जाऊंगा मैं सर। नहीं ला सकते, क्यों?
क्योंकि आर्टिकल नंबर 18 सब क्लॉज 1 क्या कहता है, क्या कहता है सर? इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कंफरिंग द टाइटल। अच्छा सर, ये तो ये हो गया। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? ये कहता है कि तुम फॉरेन से भी कहीं से भी टाइटल नहीं ले सकते हो। इट प्रोहिबिट्स एन इंडियन सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल गिवन बाय द फॉरेन स्टेट। कोई फॉरेन कंट्री भी तुमको किसी तरह का कोई भी टाइटल नहीं दे सकती है। अच्छा सर, ऐसा? हाँ, किसी तरह का कोई भी टाइटल जो है वो ये भी आपके पास यहाँ पे नहीं दे सकती है। क्लियर? यस सर। ठीक है सर। फिर क्या होता है सर? फिर आर्टिकल 18(3) आता है। ये क्या कहता है? अ फॉरेनर होल्डिंग, अच्छा, यस सर, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट कैन एक्सेप्ट एनी टाइटल, यस, एनी और एनी अदर फॉरेन स्टेट विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली। सर मतलब मैं समझा नहीं सर कुछ, मतलब ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि सर, अगर कोई फॉरेनर है, कौन है सर ये? फॉरेनर है सर। और ये क्या है सर? ये कोई फॉरेन स्टेट है। अच्छा सर। और ये इंडिया में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर है, मतलब इंडिया में कोई काम करता है, ये सर है ना, जहां से उसको प्रॉफिट्स वगैरह कुछ भी अगर हो रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, जिसको हमने आगे चल करके जो है वो पढ़ा हुआ है हमारे कोर्स के अंदर। वहां पे आप जाके देखना इन डिटेल में कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या होता है। तो अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास यहाँ पे होल्ड करता है, जैसा, तो अगर ये कहता है कि इंडिया वाले तो मेरे को जो है वो दोगे नहीं, है ना, टाइटल, मेरा फॉरेन स्टेट जो है वो मुझे टाइटल देता है, मैं इसको रख लूं क्या? नहीं रख सकते। आपको इंडिया में प्रेसिडेंट साहब की परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। सो अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट कैन एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? वो कर सकता है, बट आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट जो है वो लेना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। फिर आर्टिकल 18(4) है, वो क्या कहता है? नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एम्यूलमेंट ऑफ ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या आप बिना प्रेसिडेंट को पूछे ले भी नहीं सकते? क्लियर सभी को यहाँ तक? यस सर। सो इसी के साथ हमारा आर्टिकल 18 भी जो है आपके पास यहाँ पे खत्म होता है। सो आज हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 आर्टिकल को समझा। इसी के साथ साथ हमने फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री को भी समझा कि किस तरीके से आपके पास यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है आए हैं। क्लियर? तो इसी तरीके के और भी लेक्चर्स अगर आपको देखने हो, हमारी लाइव क्लासेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस क्यूआर कोड के थ्रू इसको स्कैन करके आप हमारे अनुसया एस के चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे डेली रात को डेली जो भी क्लासेस का शेड्यूल है वो आ जाता है। एंड जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास यहाँ पे क्लासेस जो है वो होती हैं। एंड इन केस अगर आप क्लासेस को नहीं देख पाते हो बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट और एनी अदर कंस्ट्रेंट, तो यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड दैट्स ऑल। जय हिंद। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।